गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक और हमारे साथ है बड़ी ही जबरदस्त खबर, बल्कि कहना चाहिए इसे कि खुशी की खबर है। क्या? 5 साल में आपकी तनख्वाह हो जाएगी डबल। रियली? 300 यूनिट तक आपको मिलेगी मुफ्त सोलर एनर्जी। नहीं यकीन आ रहा? नौजवानों को मिलेंगे यूथ कार्ड के जरिए कर्जे। अच्छा जी हाँ, सेहत भी मुफ्त होगी, तालीम भी मुफ्त होगी, 30 लाख गरीब तरीन पाकिस्तानियों को घर बनाकर दिया जाएगा, किसानों को डायरेक्ट सब्सिडी मिली जाएगी और जिन नौजवानों को रोजगार नहीं मिला उनकी 1 साल के लिए माली मदद की जाएगी। बेहोशी ना हो जाओ आपकी ये सारी बातें सुन के। सुबह सुबह कौन ऐसे धचके देता है? ऐसे ख्वाब कौन दिखाता है? वैसे तो मुझे ख्वाब भी नहीं आते अब। एक्चुअली इलेक्शन होने से पहले अवाम को ऐसे ख्वाब दिखाए जाते हैं। ओह अच्छा, ये ख्वाब अब किसने दिखाए? ये उन्होंने दिखाया जो 1970 में भी हुकूमत में थे, 1977 में भी हुकूमत में थे, 1988 में भी हुकूमत में थे, 2008 में भी हुकूमत में थे। पीपल्स पार्टी की बात हो रही है यहाँ पर 4 दिहाइयाँ तकरीबन। वो तो सिंध में तो वाकई सिंध की अगर बात की जाए, लेकिन अगर सिंध की भी बात की जाए तो ये बिलावल भुट्टो साहब ने बेसिकली ये सारे दावे किए हैं और उन्होंने कहा है कि जी ये मंशूर है और ये उनके वादे हैं अवाम से कि अगर वो इक्तदार में आ जाते हैं तो ये सारी चीजें अवाम को मिलेंगी। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि इससे पहले जब इनकी पार्टी हुकूमत में थी उस टाइम पर क्या किया नौजवानों के लिए, क्या अपनी जगह। किया? लेकिन बहरहाल सबीन, ये मंशूर बहुत आम है, इस उम्मीद के साथ कि जो पार्टी जिस मंशूर के साथ इंतखाब में जा रही है उस मंशूर को वाकई वो लेकर चले, चुके जा रहे हैं। ये अवाम की बात हो रही है, तो हमारी उम्मीद जरूर है हर सियासी जमात से कि वो जिस मंशूर के साथ भी अवाम में जा रहे हैं उस मंशूर को वाकई सीरियस लें। मंशूर की अहमियत है वैसे आजकल देखा जाए तो। ओवरऑल सिचुएशन की अगर बात करें, मतलब ओवरऑल, क्योंकि देखें बात में इसको थोड़ा सा बता भी दूं, अवाम मेरे से रिलेट भी कर सकती होगी और हम सब देख रहे होते हैं क्योंकि मंशूर की बात होती है और बताया जाता है कि ये हम करेंगे, हम हर इलेक्शंस में ये देख रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही इक़्तिदार में आती है वो सियासी जमात, उसके बाद वो भूल जाते हैं कि अवाम से क्या वादे किए थे और हमने क्या, हमारा क्या मंशूर था, क्या हम उसको लेकर चल रहे हैं, क्या वो वादे हम पूरे कर रहे हैं। वो वादे पूरे नहीं होते। चलिए कोई बात नहीं, तो उसकी कोई अहमियत इस तरह से जवाब ये होता है कि मंशूर था हमारा, ये हम करना चाहते थे, हमें नहीं करने दिया गया, हम आए थे, हमें भेज दिया गया। अच्छा, जो करना होता है वो कर लेते हैं, उसका कोई मसला नहीं होता। अपने मतलब के सारे काम ठीक हो जाते हैं, उसको उसमें कोई रुकावट नहीं होती और कभी ये नहीं कहा जा रहा होता ये करने नहीं दिया गया था लेकिन फिर भी हमने कर लिया। अवाम की फेवर में, मुल्क की फेवर में जो भी चीज़ होती है उसमें यही चीज़ होती है, हम तो करना चाहते थे लेकिन हमें करने नहीं दिया और पिछलों ने ऐसा कर दिया था तो अब हमसे नहीं हो रहा, फिर अगले आके करेंगे। दिस इज द होल सिनेरियो। ये हमारे इस वक्त का सियासी निज़ाम है और ये हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हमें नज़र आता है इन सारी चीज़ों के आगे। लेकिन हम स्टिल होपफुल हैं कि अब जो मंशूर के साथ आ रही हैं सियासी जमातें वो उसको पूरा भी करें और अवाम मंशूर देखकर अपनी पसंदीदा जमात को वोट जरूर दें। और इलेक्शंस। बिल्कुल जी, बढ़ते आगे कुछ और खबरें शामिल करते हैं और पाकिस्तान के दिफा को मजबूत बनाने की जो एक जबरदस्त कोशिश कल की गई है उसकी बात करते हैं। एक और संग मील अबूर किया है पाकिस्तान का फतेह 2 मिसाइल का कामयाब तजर्बा हुआ। ये मिसाइल 400 किलोमीटर की हद तक अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है, जदीद तरीन नेविगेशन सिस्टम है, मुनफरद परवाज का हामिल है और ये पाकिस्तान ने ज़बरदस्त एक तजुर्बा किया है अपनी दिफाई सलाहियतों को मजबूत करने के लिए और इस पर निगरान वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और सदर पाकिस्तान सब ने मुबारकबाद दी है साइंसदानों को जिनकी वजह से ज़ाहिर ये काम हो पाया। लेकिन एट द सेम टाइम जब हम दिफा की बात करते हैं तो ज़ाहिर हम इस लफ्ज़ की बड़ी अहमियत को समझते हैं कि हमें अपने दिफा को मजबूत बनाना है। ज़ाहिर हम इस खित्ते में जो पॉलिसी रखना चाहते हैं वो यही है कि रिटेलिएशन की जो हमारी एक कुव्वत है वो रहे। ये ना हो कि कोई हम पे अगर खुदा ना खास्ता हमला करे तो हमारे पास उसको जवाब देने की ताकत हो। हम पहले हमला करने पर, छेड़छाड़ करने पर यकीन नहीं रखते। हाँ। हम अमन पे यकीन रखते हैं, हम हमेशा पीस की बात करते हैं एंड बैलेंस ऑफ पावर पे भी यकीन रखते हैं। Exactly. लेकिन जिस दुश्मन की हम बात कर रहे हैं, जिसका खतरा ज़ाहिर इस खित्ते में है, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, मैं खित्ते की बात करूँ, खित्ते के दुश्मन की बात करूँ जो कि ज़ाहिर भारत है। एक तजर्बा उनका भी था लेकिन वो नाकाम हुआ है, आकाश में ज़ाहिर वो तजर्बा नाकाम हुआ है। तो ये बात इसलिए भी करना बहुत अहम है कि जब हम बात करते हैं ना बैलेंस ऑफ पावर की, क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह के तजर्बे वहाँ से हो रहे होते हैं, जिस तरह वो अपनी दिफाई सलाहियतों को मजबूत कर रहे हैं, तो पाकिस्तान ने भी उसका जवाब देना होता है। मैं फिर कह रहा हूँ जवाब देना होता है। हम बताते हैं कि हम कमजोर नहीं हैं, डिफेंस में, जो कि हर एक के पास राइट होता है कि आप अपने आप को डिफेंड
करें तो ये राइट होता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और एक और खबर आपको दें, बुरी खबर उनके लिए जो बुरे काम करने वालों के लिए बुरी खबर। एग्जैक्टली, तो अब खबरदार हो जाए वो तमाम लोग जो कि वन व्हीलर हैं और जो वन व्हीलर को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, मतलब कि वन व्हीलर्स के साथ मोटर मैकेनिक भी अब गिरफ्तार होंगे। लाहौर में वन व्हीलर्स और सहूलतकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया गया है। पुलिस हुकाम ने कहा है कि कम उम्र ड्राइवर्स को भी मोटरसाइकिल समेत गिरफ्तार किया जाएगा। तो ये दो चीजें, एक तो कम उम्र जो ड्राइवर्स हैं उनकी बात हो रही है कि अगर आप पहले तो गाड़ियों की बात होती है, अब यह है कि मोटरसाइकिल पे भी अगर कम उम्र है, 18 साल से कम है, तो तब भी आपको गिरफ्तार किया जाएगा। और इसके अलावा जो कि वन व्हीलिंग करते हैं और वन व्हीलर को जो सहूलत प्रोवाइड करते हैं, जो मैकेनिक्स हैं जो कि उनकी बाइक्स को बेसिकली कस्टमाइज कर रहे होते हैं, जिसके बलबूते पे वो वन व्हीलिंग कर रहे होते हैं, वो भी अब गिरफ्तार होंगे। कर दें, जो पैसे देते हैं अम्मा अब्बा, थोड़ा उनको भी पूछ लिया जाए। अच्छा, वो उनकी तो वैसे उनकी तो बात ही नहीं है इसके अंदर, क्योंकि कम उम्र की जब बात आती है वो तो खैर देखें, जो 18 साल से ऊपर है तो वो तो खुद जिम्मेदार है ना अपने उसके, और उसके बाद जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो अलग बात होती है। लेकिन ऑब्वियसली जो 18 साल से कम उम्र बच्चे हैं उनकी अगर बात की जाए तो उसमें पेरेंट्स इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। एब्सोल्युटली। चलिए आगे बढ़ते हैं, मौसम की बात तो करें। बिल्कुल, मौसम की बात करते हैं, मौसम का हाल आपको बताते हैं। सबसे पहले जी इस्लामाबाद की बात करेंगे। इस्लामाबाद में कम से कम 6, ज़्यादा 22 डिग्री सेंटीग्रेड है। लाहौर में कम से कम 8, ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। कराची में कम से कम 13, ज़्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड है। पेशावर में कम से कम 8, ज़्यादा 24। कोयटा में कम से कम 2, ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये है आज का मौसम। और इसके अलावा बादल भी नहीं है और सूरज है। लाहौर और कराची में बादल है, लेकिन लाहौर में धुंध के भी ढेरे हैं, स्पेशली पंजाब, सिंध, केपी, मैदानी इलाकों का हम जिक्र करें तो यहाँ पर धुंध का राज बरकरार है। और हद निगाह कम होने पर मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक बंद है। इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे M2 ठोकर न्याज बेग से कोट मोमिन तक बंद है। M3 पर फैजपुर सदरखाना ट्रैफिक का दाखिला बंद है। M4 और M5 पर भी शदीद धुंध का राज है। मुल्तान से सखर तक हर किस्म की ट्रैफिक का दाखिला बंद है। लाहौर सियालकोट मोटरवे भी धुंध के बाइस बंद की गई है और मोटरवे हुकाम ये कहते हैं कि गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। और अब ये हो रहा है कि धुंध बहुत देर तक रहती है, वो 2-4 घंटे ही होते हैं, जिस वक्त धुंध नहीं होती फिर आप सफ़र कर पाते हैं। चलें जी आगे बढ़ते हैं। अगली खबर भी बहुत ही एक तरह से देखा जाए तो इंटरेस्टिंग खबर। हाँ, इंटरेस्टिंग समझ आती है, मैं क्या बोलूँ उसको, क्योंकि जब आप अक्सर अपने मुल्क का हाल देख रहे होते हैं और फिर आप, ये कोई जेलसी नहीं होती, लेकिन जब आप अपना हाल देख रहे होते हैं तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा दुख जरूर होता है कि हम क्यों पीछे रह गए। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो उसमें तलबा के लिए कंप्यूटर लैब बन जाए तो कंप्यूटर दस्तियाब नहीं होता। ये सिचुएशन हम देख रहे होते हैं। लैब्स वैसे तो कहीं पे होती नहीं है और जहाँ पर हो कंप्यूटर नहीं होते। यहाँ से फंड्स आएंगे तो उसके बाद अगर कोई डोनेट कर देगा तो ठीक है, अदरवाइज प्राइवेट सेक्टर के अलावा गवर्नमेंट सेक्टर में आपको नजर नहीं आती। लेकिन अगर चीन की बात करें तो वो अपने स्टूडेंट्स की पढ़ाई को लेकर कितने संजीदा हैं, आपको इससे अंदाजा होगा कि एक चौंका देने वाली खबर आई है जहां पर चीन के एक कॉलेज ने तलबा के सीखने के लिए एक जो एयरबस होती है वो उन्होंने खरीद ली है। और ये होंगजू वोकेशनल एंड ट्रेनिंग कॉलेज है, इसने एयर कनाडा का रिटायर्ड एयरबस है A320 $2 मिलियन खर्च करके हासिल किया है और चीनी करेंसी में तकरीबन ये 15 मिलियन बनते हैं। इस तैयारे को तलबा की अमली सलाहियतों को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और इस तैयारे पर स्टूडेंट्स की जो लर्निंग क्लासेस हैं वो 2024 से शुरू होंगी और कम अज़ कम 400 से ज़ायद तलबा इससे फ़ायदा उठाएंगे। और कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल ये कहते हैं कि हमारा मकसद तलबा को सनतों में मुलाजमतों के लिए ज़रूरी ट्रेनिंग और तजर्बे से लैस करना है। ये इसे कहते हैं स्किल डेवलपमेंट। आप सिर्फ बच्चों को एक तरह से आप थ्योरी नहीं पढ़ा रहे हैं, बल्कि प्रैक्टिकल उनको करके दिखा रहे हैं और ताकि वो प्रैक्टिकली उन चीज़ों को सीख सके, क्योंकि आगे जो दौर आ रहा है वो डिग्रीज का दौर नहीं है, वो स्किल का दौर है कि अगर आपको स्किल आती है तो आप आगे बढ़ सकते हैं और आपको हायर किया या ये कह सकते हैं कि डिग्री के साथ स्किल की एक डिग्री के साथ स्किल की अहमियत बिल्कुल अहमियत है। बढ़ते हैं आगे जी, सऊदी अरब लेकर चलते हैं और ऊंटों का एक काफिला है जो मैंग्रोव्स की तलाश में निकल पड़ा है। सऊदी अरब के जनूब में साहिली इलाके से गुजरते ऊंटों के वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वैसे बहुत खूबसूरत विजुअल है ये कतार में जा रहे हैं। हाँ, असीर का साहिल है हाँ। और ये ऊंट जिस तरह से घूम रहे हैं, दिलकश ये मंजर है। अच्छा, उनको ये भी पता है कि आगे घने जंगलात हैं और वहाँ पर उनको मैंग्रोव्स का जो पौधा है, जंगल है, बिल्कुल जी, वो उनको मिल जाएगा। तो एक सेंस देखें और उसके बाद एक डिसिप्लिन देखें कि किस तरह से एक कतार में सारे ऊंट चलते जा रहे हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम किसी से भी सीख सकते हैं, हम इन ऊंटों से भी सीख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे, जैसे कहते हैं डिसिप्लिन। अपने पसंदीदा मैंग्रोव्स की तलाश में वो जा रहे हैं। एग्जैक्टली। आगे बढ़ते हैं जी, कुछ और खबरें वो शामिल करते हैं और बात करते हैं नेपाल की, जहां हाथियों का एक सालाना मेला है। इसका नाम बड़ा मुश्किल है, हटी महोत्सव
अगर गलत बोलूं तो जी माजरत, क्योंकि मुश्किल सा नाम है ये। एनीवे, जो खूबसूरती से सजाए गए इस मेले की जब बात करते हैं, हाथियों के परेड की बात करते हैं और सयाहों की बड़ी तादाद सियाहती टाउन सुराहा पहुंच गई है। और कोविड के 3 साल बाद हाथियों के रेवड़ की परेड से नेपाल के टस्कर फेस्टिवल की रंगीनियां वापस लौट आई हैं। सनसेट पॉइंट से शुरू होने वाली ये परेड टाउन के बीचों बीच पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई, जिसके बाद म्यूजिकल डांस परफॉर्मेंस का एहतमाम किया गया। रवां साल जानवरों की तंजीमों के एहतजाज के बाइस हाथियों के साथ फुटबॉल, पोलो और रेस के मुकाबले मनसूख किए गए थे और हाथियों का जो मुकाबला हुस्न है उसका भी इनकाद हुआ। नक्शो नगारी करके सजाए गए हाथियों के लिए खूब जो है ना खुसूसी पिकनिक का एहतमाम किया गया। और उनको कितना ज़बरदस्त सजाया गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो बड़े बड़े प्यारे एक वो थे। ऑब्वियसली कोविड ने एक धचका ज़रूर दिया है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारे फेस्टिवल्स कम हो गए थे, लेकिन अब जैसे ये मेला दोबारा से सजा है तो लोग बहुत ज़्यादा इसमें खुश भी हैं। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं जी। जानवरों को सुख दुख का साथी, वैसे तो इंसान सुख दुख का साथी, लेकिन जानवर भी वाकई सुख दुख का साथी है। आपकी इतनी थेरेपी होती है, आपके घर में अगर कोई पेट होता है तो एक थेरेपी होती है। बिल्कुल ऐसे हैं। ये कहा जाता है सबीन के दबाव कम करने या तन्हाई का जो शिकार कोई शख्स है उसका हौसला बढ़ाने का जरिया होते हैं ये जानवर। और इसीलिए 23 साल डाइट्रिच, ये छोटे साइज का सफेद बालों वाला पोनी है, यही जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है। मॉस्को के अस्पतालों में ये पालतू घोड़ा फालिज से मुतासरा मरीजों की दिलजोई करता नजर आता है। He is very cute, I must say that. Exactly. समाजी रजाकार एनेस्टेजिया अपने पोनी के हमरा फालिज केयर सेंटर्स का दौरा करती हैं, जहां मरीज डाइट्रिच का सर और कमर सहलाते हैं, उससे प्यार करते नजर आते हैं, बल्कि यूँ कहना चाहिए उससे कम्युनिकेट करते हैं अपने से अंदाज में। और अस्पताल इंतजामिया का भी ये मानना है कि जो मरीज पालतू जानवर ना रखने या जानवर के नाज नखरे उठाने को मिस करते हैं, उनके लिए डाइट्रिच ना सिर्फ खुशी का सामान बनता है बल्कि उन मरीजों को मस्बत अंदाज से आगे चलने का रास्ता दिखाता है। और इसके एनेस्थीसिया की अगर बात की जाए तो उन्होंने गुज़िश्ता 1 साल से वो मुख्तलिफ जो है वो हेल्थ सेंटर्स का विजिट करती हैं और वहाँ पर जाकर वो कहती है कि अगर मुझे डाइट्रिच से सुकून मिलता है, मेरी ये थेरेपी है, तो वो लोग तमाम जिनको ज़रूरत है कि उनको भी थेरेपी मिलनी चाहिए, तो मैं उनका भी दिल सहलाने के लिए, दिल के लिए मतलब लेकर चली जाती हूँ ताकि वो लोग भी अच्छा फील करें। तो इससे होता है कि अगर आपको सुकून मिल रहा है एक चीज़ से तो आप उसको बांट रहे हैं, आप अपने तक उसको महदूद नहीं रख रहे हैं। हालांकि मैं देखती हूँ ये इतना खूबसूरत सा है और जिस तरह से उन्होंने इसको पाला है तो किसका दिल करता होगा घर से भी निकाले या कुछ हो ना जाए, लेकिन बड़े एहतियात के साथ लेकर जाती हैं और खुशियाँ बांटती हैं। क्या बात है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए। इंतखाबात का मौसम है और सियासी जमातें इंतखाबी तैयारियों में मसरूफ़ नज़र आ रही हैं और उनकी कोशिश ये है कि बेहतर उम्मीदवार मैदान में उतारें ताकि आवाम की तरफ से मुस्बत जवाब मिल सके। तहरीक इंसाफ की अगर बात करें तो एक तरफ तो बल्ले का इंतखाबी निशान वो भी वापस हासिल कर चुकी है और सबसे ज़्यादा कागजात नामजदगी जमा कराने का दावा भी इस वक्त वो कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ शोएब अगर देखा जाए तो वो ये भी कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड उनको नहीं मिल रही है। ये शिकवे शिकायत अभी तक उनके हैं। इस पर बात कर लेते हैं। साबिक सूबाई वजीर और तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर तैमूर सलीम झगड़ा साहब आज हमारे साथ शो में मौजूद हैं। तैमूर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सबसे पहले तैमूर साहब यही जानना चाहेंगे कि बल्ले का निशान वापस मिल जाना, एक रिलीफ का मिल जाना, कितना ये एक आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट है? यस, देखिए, मुझे तो कोई शक नहीं है कि ये इंतखाबात इमरान खान और पीटीआई ने जीतने, जो भी प्री पोल रहे हो, बल्ले का निशान हो या ना हो। अच्छा। लेकिन इंतखाबात पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठ जाता अगर बैट का सिंबल पीटीआई के साथ ना होता। और अभी भी आप देखें कि खबर ये है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाके चैलेंज करेंगे। एक तो केस पेशावर हाई कोर्ट में अभी जारी है, दूसरा मुझे ये बताएं, पहले तो ईसीपी के पास ये एक्सक्यूज थी कि 13 लोगों ने जो है वो आके पिटिशंस डाली है जो पीटीआई के मेंबर थे, बकौले उन पिटिशंस, जो कि हकीकत नहीं है। और ईसीपी का यहाँ पे किरदार एक जज का ही है ना, ठीक है। तो फिर ये मुझे बताएं, जब ईसीपी सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो फिर ईसीपी की न्यूट्रलिटी और इम्पार्शियलिटी कहां पे रह जाएगी? कौन ये समझेगा कि ईसीपी जो है वो तमाम खिलाड़ियों को लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाहता है, और कौन ये नहीं समझेगा कि ये जो साइलेंस है अभी भी, जैसे हम बोल रहे हैं, मैंने रहीम यार खान में वीडियो देखी, शाह महमूद साहब के साथ जो हुआ वो सब ने देखा, और अभी जब वो कोर्ट में पेश हो रहे हैं तो मीडिया को वहां पे जाने नहीं दिया जा रहा। तो कौन ये समझेगा कि ईसीपी साइलेंट स्पेक्टेटर है और क्यों है? झगड़ा साहब, फर्क क्या है?
देना बड़ा जरूरी। 2018 और अभी 2024 के इंतखाबात का जो माहौल है, फर्क क्या है सवाए इसके कि प्लेयर्स की फील्डिंग चेंज हुई है? फर्क बहुत है। फर्क जबरी गुमशुदगियों का है। अच्छा। एक भी नहीं हुई थी। फर्क ये है कि हर पुलिस स्टेशन, हर पोलिंग, हर जो है वो आरओ के दफ्तर पे जो 200-300 पंजाब पुलिस पहुंच जाते हैं, वो कभी नहीं हुआ था। फर्क वो 200-250 फोर्स्ड प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का जो कि नहीं उस वक्त देखे गए थे। अगर इतना फर्क है तो फिर भी नामजदगियां तो बहुत ज्यादा है। दावा पीटीआई का है कि कागजात नामजदगियां सबसे ज्यादा आपकी जमात की तरफ से जमा कराई गई हैं। अगर रोका जा रहा है, फिर जमा कैसे हो गई हैं? क्योंकि ज़ाहिर है ये कुछ लोगों ने ये इतराज़ किया कि हमें जमा नहीं कराने दी गई। और वीडियोस जिस तरह से सामने आ रही थी, लेकिन वो भी साथ साथ यही बात आ रही थी कि शायद वो फेक वीडियोस हैं। ये भी इल्ज़ामात लग रहे हैं, लोग ज़ाहिर है उसको मुस्तरद कर रहे हैं कि नहीं ये वो भी फेक वीडियोस थी। तो क्या सच्चाई है उसमें? एक तरफ से देखा जाए तो ज़्यादा कागजात नामजदगी आपकी पार्टी क्लेम कर रही है और वहीं पर कहा जा रहा है कि हमें नॉमिनेशन पेपर सबमिट ही नहीं कराने दिए गए। इसमें तो कोई तजाद नहीं है। पीटीआई की सबसे ज्यादा नॉमिनेशन पेपर्स इसलिए हैं कि इस सब के बावजूद पीटीआई बाय फार मुल्क की सबसे मकबूल पार्टी है। और जो 2,500 टिकट होल्ड, जो 2,500 पीटीआई एफिलिएटेड लोगों ने जमा किए, मेरे ख्याल में तकरीबन 1,000-1,200 और होंगे जिन्होंने पीटीआई नहीं लिखा होगा, क्योंकि जो खौफ का माहौल है। और साथ में जो आपने दूसरी बात कही कि वीडियोस जो है वो फेक हैं, देखें कुछ जो है वो आपको भी जनरली मैं बात कर रहा हूँ, मीडिया को भी रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना चाहिए। अगर हम ऐसे ट्रिवियलाइज करेंगे जो लोगों के साथ होगा, तो आप तो लोगों को ये लाइसेंस दे रहे हैं। नहीं तैमूर साहब ऐसा है कि मैंने सिर्फ सवाल किया क्योंकि इससे पहले जब हनीफ अब्बासी साहब आए थे तो उनसे ये सवाल किया गया तो हमने सवाल उठाया था कि क्या पीटीआई के साथ अगर इस तरह से हो रहा है, नॉमिनेशन पेपर्स उनसे छीने जा रहे हैं, उनको सबमिट नहीं करवाने दिए जा रहे हैं, तो क्या ये ठीक है, ये ठीक हो रहा है? तो उनसे भी सवाल किया गया था जिस पर उनकी तरफ से ये बात आई कि नहीं वो फेक वीडियोज भी हो सकते हैं, ये एक ड्रामा है। तो मेरा सवाल सिर्फ आपसे है कि जाहिर है आपकी जो मुखालिफ पार्टी है वो इस तरह के बयान दे रही है, तो आपकी तरफ से भी कोई स्टांस जरूर आना चाहिए। तो मैं चाहूंगी कि आप इस पर जरूर बात करें। जी ये बताएं कि जो शाह महमूद साहब के साथ कल हुआ उसकी वीडियो फेक थी, या फिर जो उस्मान डार की वालदा के साथ हुआ उसकी वीडियो फेक थी? इस तरह की कई मिसाल हैं। जो सलमान अकरम राजा ने कहानियां बयान की लाहौर में कि उनको कैंडिडेट्स के साथ जाना पड़ा ताकि उनके नॉमिनेशन पेपर्स जो है वो जमा हो सके। क्या पाकिस्तान के सबसे बड़े वकील ये बात जो है वो अपने दिमाग में खुद से बनाएंगे? देखिए, जरूरी है कि जहां पे सही बात हो उसको हम सही कहें। कल न्यूज आइटम आई कि इलेक्शन कमीशन एएनपी से भी उनका सिंबल लेना चाहता है। दिस इज ऑल नॉनसेंस। किसी भी पार्टी से इस लास्ट मिनट में उनका इंतखाबी निशान नहीं लेना चाहिए। मैंने खुद ट्वीट की, कहा ये कौन सी बड़ी बात है? कौन सी जमात हो सकती है जो कि इंतखाबात में मुकाबला ना करना चाहे? जवाब इसका एक ही है कि अगर आप एक लाडला जमात हो तो आप ऐसी बातें कर सकते हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि नवाज शरीफ आए, लेकिन वो जो 21 अक्टूबर को उन्होंने कबूतर शो किया था, उसके बाद तो वो अपने कॉन्फ्रेंस रूम से निकले ही नहीं। तो मतलब उन्हें पता है कि उनका क्या हाल है ना, और उनको पता है कि कौम ने उनके साथ 8 फरवरी को इंशाल्लाह क्या करना है। वो तो जाहिर है अवाम जवाब देगी उस पार्टी को सर। लेकिन अगर मैं पीटीआई की बात करूं तो जो धड़ेबंदी की खबरें आ रही हैं, क्या उसको भी आप डिनाई करते हैं? चूंकि अगर हम सिर्फ पेशावर की बात कर लें तो NA 32 शेर अफजल मरवत साहब ने भी ज़ाहिर है नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए हैं और क़यादत नहीं चाहती कि वहाँ से वो फाइल करें, स्पेशली KP की क़यादत नहीं चाहती। तो ये धड़ेबंदी तो है ना, नुकसान होगा इसका? नहीं, ये चौथा शो है जिसमें मेरे से ये पूछा जा रहा। चले आपने डायरेक्टली नहीं पूछा, 3 लोगों ने तो कल पूछा कि शायद वहां पे मेरा और शेर अफजल मरवत का मुकाबला है। मैंने तो वहां पे कागज दायर ही नहीं किए। देखिए जब 2500 लोग, हाँ जी अच्छा किया, जो 2500 लोगों ने कागज जमा किए तो सबकी ख्वाहिश होगी जब तक टिकट ना अवार्ड हो कि टिकट उनको मिले। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है झगड़ा साहब, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि अब जाहिर है चूंकि ऐसे माहौल में नॉमिनेशन पेपर्स फाइल हुए हैं कि जिस वक्त बल्ले का निशान नहीं था, अब वो सबकी ख्वाहिश है कि उन्हें बल्ले का इंतखाबी निशान मिले, उन्हें हमायत मिले पीटीआई की। अब ऐसे में जब नॉमिनेशन पेपर्स फाइल हो चुके हैं तो क्या वाकई ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाएगा कि बाकी सब बैठ जाएं और उससे एक ही उम्मीदवार खड़ा हो, या कि आपको लगता है कि नहीं, जो जिसने जमा करा दिए वो चाहेगा वो इंतखाबी अमल का हिस्सा रहे, उससे नुकसान होगा, ज़ाहिर है वोट डिवाइड हो जाएगा। 99.9% सीटों में इंशाल्लाह ऐसे नहीं होगा। और इसलिए नहीं होगा कि इस इलेक्शन में इतना ज्यादा जुल्म करके काकड़ साहब की सेंट्रल हुकूमत ने, मोहसिन नकवी साहब की हुकूमत ने इस इलेक्शन को पीटीआई के वोटर के लिए एक नजरियाती इलेक्शन बना दिया। तो ये जो 200-250 लोग पार्टी छोड़े पंजाब में और केपी में और कराची में, अगर इनसे पीटीआई की मकबूलियत को नहीं फर्क पड़ा, अगर कोई आजाद खड़ा भी हो जाए जी, तो उससे पार्टी के वोट को मिनिमल फर्क पड़ना है। मैं आपको ये गारंटी कर दूं, मैं एक सियासी खानदान से बिलोंग करता हूं। बहुत से ऐसे लोग हैं मेरे कॉलीग्स जो जिनका एक ट्रेडिशनल तौर पे सियासी वोट हो सकता था। मैं कह तो सकता हूं कि मेरा सियासी वोट पीटीआई के वोट से या इमरान खान के वोट से बड़ा है, लेकिन ये हकीकत नहीं है और ये पूरे पाकिस्तान में पीटीआई के किसी कैंडिडेट के लिए भी हकीकत नहीं है। और ये एक अच्छी बात है। तो यानी जिसने पीटीआई को छोड़ दिया और वो इंतखाबी अमल का हिस्सा है, उसको नुकसान होगा। मैं स्पेशली केपी के तनाजुर में सवाल कर रहा हूँ, परवेज खटक की जमात के तनाजुर में सवाल कर रहा हूँ। ये तो साफ जाहिर है, आप दोनों पार्टीज को ले लेते हैं जिनको किंग पार्टी कहा जाता है। अच्छा। पीटीआईपी को और आईपीपी को। देखिए, आईपीपी क्लियरली जब शुरू हुई थी तो उन्होंने अपने आप को पोजीशन किया था एंटी नवाज शरीफ वोट के लिए। उनके सारे स्टेटमेंट्स देख लें। आज वो नवाज शरीफ से सीट एडजस्टमेंट मांग रहे हैं, मतलब उन्हें पता है कि उनको पीटीआई का वोट नहीं मिल सकता। और पीटीआईपी को भी ले लें, खटक साहब की पार्टी को, वहां पे भी आप ले, पहले तो पता ही नहीं चल रहा कि उनके कितने कैंडिडेट्स हैं। और अच्छा। दूसरी चीज ये देख लें कि मेरे ख्याल में उनमें इलेक्शन खड़े होने का एक ही मकसद है बाकी ऑपोजिशन पार्टीज के लिए कि किसी तरीके से वो पीटीआई का वोट कम कर दे। लेकिन पीटीआई का वोटर इमरान खान की जगह उसको क्यों वोट देगा? एक बात और भी की है झगड़ा साहब, खटक साहब ने एक बात और भी किया, उस पर मैं जरूर आपसे कमेंट लेना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि बानी चेयरमैन ने अवाम को केपी में बेवकूफ बनाया। तो मैं कमेंट आपसे इसलिए लेना चाहता हूं कि उसी बानी चेयरमैन ने परवेज खटक को सीएम भी बनाया था। तो वो जो परवेज खटक साहब की ये बात है, इस पर आपका क्या कमेंट होगा? आपने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया, मेरे से क्यों और बातें करवाते? पुराने साथी हैं आपके। मैंने कहा आप भी कुछ कह दें। आपकी भी सुनना चाहते थे आमिर साहब। देखिए, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि ये जो हॉर्स ट्रेडिंग की सियासत है ना, और ये जो सियासत है जहां पे आप एक दिन एक शक्ल पहनते हैं और दूसरे दिन दूसरी शक्ल पहनते हैं, ये खत्म हो जानी चाहिए। और ये खत्म हो रही है और इसको पाकिस्तान की अवाम खत्म कर रही है। अंग्रेजी में एक सेइंग है और मेरे ख्याल में उर्दू में भी कहते हैं कि दुश्मन भी होना चाहिए तो वो दुश्मन होना चाहिए जो गैरतमंद हो। यू शुड हैव एन ऑनरेबल एनिमी। तो मेरे ख्याल में हमें सियासत में ये रिवाज जो है वो अभी जरूर कायम करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। वरना तो यही होगा ना कि आप अपने फॉरेन मिनिस्टर्स को कोई 2-3 जो है वो ग्रेड 17 या उससे भी कम के पुलिस ऑफिसर से धक्के देते हुए इलीगली अरेस्ट करते जाएंगे। और अगर ये हाल होगा तो आप क्या समझते हैं कि ये बाहर की दुनिया पाकिस्तान के लीडर्स को क्या इज्जत देगी? ये अच्छी बात है, आप आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या इसमें वाकई अपने गिरबान में भी झांका जाता है कि बतौर पीटीआई जो माहौल बनाया गया कि किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं, किसी से बात नहीं करेंगे, किसी सियासी जमात को सियासी जमात नहीं समझा जा रहा था, तो इसका मतलब है वो उसको समझा गया अब कि वो गलती थी। मेरे ख्याल में दोनों बातें। पहली बात ये कि अपने गिरबान में झांकना या अपनी गलती से सीखना, ये तो हर किसी को हर वक्त करना चाहिए, बेशक। और हम तो करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर ये हम कहें कि हमसे कोई गलती नहीं होगी तो ये गलत। तो ये पीटीआई की गलती थी कि किसी से बात नहीं की उस टाइम पर, जब लोग कह रहे थे कि आप बैठे हैं बाकी जमातों के साथ भी, और बानी पीटीआई जो है वो यही बात कहते थे कि नहीं मैं किसी के साथ नहीं बैठूंगा और चोरों के साथ नहीं बैठूंगा और इस तरह के इल्काबात भी। तो क्या ये गलती है पीटीआई की जो कि अब पीटीआई तस्लीम भी करती है और इसको सुधारना चाहती है? नहीं, ये डिबेटेबल है।
देखिए अच्छा। क्योंकि पीटीआई की सियासत और बाकी पार्टी की सियासत फर्क है, लेकिन ये जरूर है, देखिए क्योंकि सियासत तो कंपटीशन का नाम है ना, लेकिन ये हमें जरूर करना चाहिए और इसमें कोई शक नहीं कि जमहूरियत और फ्री और फेयर इलेक्शंस के लिए डेमोक्रेसी है उसको सबसे ऊपर रखना चाहिए, आइन के मुताबिक इलेक्शंस होने चाहिए और मुल्क को आगे बढ़ाने की बात होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया तैमूर झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। और अब आगे बढ़ते हैं जी और क्रिकेट की दुनिया के मायनाज खिलाड़ी की बात करते हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान इंतखाब आलम, आज उनकी बर्थडे है। जिंदगी की 82 बहारें माशाल्लाह देख ली हैं। तो हम न्यूज़ की तरफ से सबसे आगे की टीम की जानिब से इंतखाब आलम साहब को हम कहेंगे हैप्पी बर्थडे। पाकिस्तानी टीम के साबिक कप्तान, कोच, मैनेजर इंतखाब आलम 28 दिसंबर 1941 को हिंदुस्तान के शहर होशियारपुर में पैदा हुए थे और क़याम पाकिस्तान के बाद शिमला से पाकिस्तान आने वाली आखिरी ट्रेन के मुसाफिर थे। इंतखाब आलम ने 47 टेस्ट और 4 वनडे इंटरनेशनल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। 17 टेस्ट मैचेस में कप्तानी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। कराची, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पंजाब और सिंध की तरफ से भी क्रिकेट खेली। इंतखाब आलम ने ना सिर्फ अपने क्रिकेटिंग करियर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अरूज तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया, बल्कि जो इंतजामी उमूर हैं वो भी बहुत अच्छे से देखे। यानी बहैसियत कोच, टीम मैनेजर 1992 का वर्ल्ड कप जितवाने के लिए भी अपने तजर्बे को बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल किया और 47 टेस्ट मैचों की 77 इनिंग्स में 1493 रन बनाए और इसमें 1 सेंचुरी भी है, 8 निस्फ सेंचुरियां भी शामिल हैं। पाकिस्तान क्रिकेट की किस मंझधार में इस वक्त खड़ी है, जब हम उसकी बात करते हैं तो ये बड़े सवाल उठते हैं कि माजी में जिस तरह अरूज पे हम गए, अब ज़ाहिर है हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कोताहियां, गलतियां वो वाली बात अब नजर नहीं आ रही होती। कोशिश की जा रही है कि उस लेवल पे वापस क्रिकेट को ले जाया जाए। इंतखाब नहीं हो रहा होता। इंतखाब नहीं हो रहा होता, ये सबसे बड़ी बात है। इंतखाब आलम साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम वेलकम भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इंतखाब साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गुड विशेस जी। हमेशा आपके लिए बहुत नेक तमन्नाएं, बहुत दुआएं आपके साथ। अल्लाह आपको सलामत रखे, एनर्जेटिक रखे। बर्थडे वैसे कैसे मनाते हैं? पहले सवाल तो मैं यही करना चाहूँगा। दरअसल मैं इतना को कीन होता नहीं हूँ कि अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करूँ, लेकिन मेरे बच्चे, मेरी बेगम, दोस्त अहबाब वो बहुत कुछ करते हैं मेरे लिए और आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। जिस तरह आपने ये आज का प्रोग्राम किया और मेरे बर्थडे के बारे में बात की, आप लोगों को अल्लाह खुश रखे। थैंक यू वेरी मच। हमेशा खुश रहें इसी तरह से और आज भी आप केक जरूर काटें और हमारी ढेर सारी दुआएं भी आपके लिए। अच्छा, इंशाल्लाह। इंतखाब साहब, जाहिर है आपका दौर क्रिकेट का एक सुनहरा दौर था और जहाँ पर क्रिकेट हमारी उरूज पे भी थी और जाहिर है लोग अभी तक उसको याद भी कर रहे होते हैं। तो थोड़ी सी मेमोरीज हमसे शेयर कीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें थी उस टाइम पे जो कि अब भी होनी चाहिए तो पाकिस्तानी क्रिकेट दोबारा से उरूज पे पहुँच सकती है। देखिए, मैं बड़ी सिंपल टर्म्स में आपको मैं ये बता दूं कि हर काम में, हर अदारे में जब तक आपके पास कंटिन्यूटी नहीं होगी, लॉन्ग टर्म पैशन नहीं होगा, तो वो स्टेबिलिटी आ नहीं सकती। दरअसल देखिए ना, अनफॉर्चुनेटली 1 साल में हमारे 3 चेयरमैन चेंज हो गए बोर्ड के और फिर जो भी नया चेयरमैन आता है वो अपने लोग लाता है, उसमें कोचेस भी चेंज हो जाते हैं, चीफ ऑफ सेलेक्टर भी चेंज होता था, सेलेक्टर्स भी चेंज हो जाते। तो ये इस काम में दरअसल आपको ना लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ की ज़रूरत है। जिसको भी आप बंदे को लाएं उसको कम से कम 3 साल का पीरियड तो आपको देना चाहिए। फिर उन लोगों में इत्मीनान भी पैदा होता है, लड़कों में अंडरस्टैंडिंग भी पैदा होती है बोर्ड के साथ। तो ये मैं पर्सनली फील करता हूँ। आपको याद होगा कि 81 में जब मैं इंग्लैंड से वापस आया तो उस वक्त एयर मार्शल नूर खान साहब थे चेयरमैन पीसीबी के। तो उन्होंने मुझसे बुला के मुझसे पूछा और उनके दिमाग में एक चीज़ थी। उन्होंने कहा कि जिस तरह फुटबॉल में एक क्रिकेटिंग मैनेजर होता है, मैं चाहता हूं कि वो चीज़ पाकिस्तान की क्रिकेट में आनी चाहिए। तो वो एक 10 साल का पीरियड था, फ्रॉम 81 टू लेके 92 के वर्ल्ड कप जीते हम। तो उसमें ये सारे जितने भी क्रिकेटर्स थे 2 वर्ल्ड कप हमने जीते हैं। 92 का वर्ल्ड कप जीता, पर 2009 का हमने T20 का वर्ल्ड जीता। तो ये कहने का मकसद ये है कि कंटिन्यूटी जब तक नहीं होगी वो स्टेबिलिटी आपकी टीम में आ नहीं सकती दरअसल। अच्छा, और जो पॉलिटिकल इंटरवेंशन होती है पीसीबी में, उसका ज़रा एक नुकसान हमें उठाना पड़ता है। तो क्या वाकई ऐसा है कि माजी में बिल्कुल ऐसा नहीं था और अब ज़्यादा ऐसा होता है?
दरअसल बात ये है कि अगर आप जो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि इनका दारोमदार जिस पे ये चलते हैं, वो दरअसल वो ये है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा पाकिस्तान का, वो ऑटोमेटिकली बिकम्स अ पैटर्न चीफ ऑफ द बोर्ड। फिर वही ये उनका प्रोगेटिव होता है कि वो किसको चेयरमैन बनाते हैं। तो बाकी मुल्कों में ये चीज़ें नहीं होती, गवर्नमेंट की दाखिलत इतनी होती नहीं है दरअसल। और ये सब कुछ जो होता है, कुछ जो ऑफिस बेरर्स होते हैं, उन्हीं में से एक ये बन के आगे लोग आते हैं। तो ये चीज़ें हैं, पहले इस तरह की चीज़ें होती नहीं थी। जो भी आता था उसको को 3-4 साल का पीरियड मिलता था, तो 3-4 पीरियड में वो अपनी अंडरस्टैंडिंग लोगों से पैदा करता था और फिर उससे रिजल्ट्स भी आपको अच्छे आते थे आगे। बिल्कुल सही। क्रिकेट की बात तो हो रही है, मैं ज़रूर एक और सवाल करना चाह रहा था आपसे, चूँकि बहुत कम लोग हैं हमारे दरमियान जिनके पास ऐसी यादें हैं कि वो हम सुनना चाहते हैं। जैसे कि आपके बारे में हमने जब बताया कि शिमला से पाकिस्तान आने वाली आखिरी ट्रेन के मुसाफिर थे आप, तो मैं ज़रूर चाहूँगा अगर वो यादें आप कुछ शेयर कर सकें हमारे साथ। ज़ाहिर ये पार्टीशन का टाइम है, 1947 की बात है, इंडिया से पाकिस्तान आना है, तो क्या क्या याद है इंतखाब साहब? मैं उस वक्त 6 साल का था। मेरे वालिद जो थे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे शिमला में। वी वाज इन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट एक्चुअली। और वो 4-5 ही मुस्लिम फैमिलीज़ बाकी रह गई थी, क्योंकि जब तक वो रिज़ाइन ना करते तो वो जा नहीं सकते थे। तो कुछ हमारे लोग थे, जो मेरे वालिद के जो नंबर 2 थे, उनका नाम बेदी था, तो उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की वहाँ से निकालने के लिए। फिर मेरे वालिद पटियाला की टीम से क्रिकेट भी खेला करते थे। ही वॉज अ फास्ट बॉलर और ऑलराउंडर थे, तो उनके भी जान पहचान काफ़ी थी। और उनके कोई दोस्त थे, अंग्रेज़ ब्रिगेडियर थे, उन्होंने हमने आके वहाँ से शिमले से घर से निकाला। और उन्होंने कहा कि अगर आपने अपने घर से कुछ चीज़ें लेनी है, तो मेरी वालदा गई, उन्होंने कुरान शरीफ वहाँ से उठाया और कुछ उनके पास वो कैश वैश था, घर में निकले। तो वो आखिरी ट्रेन थी जिससे हम कालका से हम लाहौर पहुँचे हैं। वो जो 2 रातें हमने एक खुले मैदान में गुजारी, यानी कि ऊपर भी कुछ लेने की चीज़ भी नहीं थी, वो बहुत ही मुश्किल वक्त था। और फिर ऐसा था कि जो ट्रेन हाफ वे में आती थी तो वहाँ वो खड़ी कर देते थे। और वो दरअसल हमारा बचाव भी इस तरह हुआ कि मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो समझे कि गुड्स ट्रेन बाद में आ रही है, पैसेंजर ट्रेन पहले है। तो उसकी वजह से ये अल्लाह ने हमें बचाना था, बचा लिया। वो गुड्स ट्रेन पे वो फायरिंग करते रहे, समझ के कि पैसेंजर ट्रेन है। तो इसलिए हम लाहौर पहुँचे। फिर लाहौर पहुँच के 1-2 महीने हम यहाँ रेफ्यूजी कैंप में रहे। फिर 2 महीने के बाद फिर हमारा कराची जाना हुआ। फिर वहाँ जाके फिर स्कूलिंग वगैरह शुरू हुई। तो ये बहुत बड़ी एक कहानी है। मैं आजकल किताब लिख रहा हूँ और उसमें ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने में आएंगी सामने। ये वो यादें हैं जो आप हमसे शेयर भी कर रहे हैं। 6 साल की आपकी उम्र, ज़ाहिर है जो आपने उस वक्त सुना होगा वो ज़ाहिर है कुछ बातें वो शेयर भी कर रहे होंगे साथ साथ। ज़रा क्रिकेट पे दोबारा वापस आते हैं और अगर हम देखा जाए जिस तरह आपने एग्जैक्टली तो आज के मैच के हवाले से क्या कहेंगे? वैसे तो 133 पे 4 आउट हैं, लेकिन थोड़ा कम बैक किया है इंतखाब साहब हमारी टीम ने। हालांकि अगर हिस्ट्री देखी जाए तो ज़ाहिर है पाकिस्तान हारा है उस सरजमीन पे, बट स्टिल चेंजेस के बाद, नए कप्तान के बाद कुछ बेहतरी नज़र आ रही है आपको? तब्दीलियों के बाद अब इंतखाब दुरुस्त हो रहा है? जी, मुझे तो बड़ी खुशी हुई। मुझे दरअसल ये इस टेस्ट में देख के जिस तरह लड़कों ने फाइट की है, और सेकेंड इनिंग में जिस तरह पहले जो विकेटें अफरीदी ने ली हैं, बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया है। लेकिन अभी भी जैसा आपने कहा कि कोई 120 के करीब 4 आउट हैं और 55 रन की लीड है। जी। और मैं समझता हूँ कि अगर इनको 300 के अंदर या 350 के अंदर आउट कर लेते हैं इंक्लूडिंग द लीड, तो फिर हमारे चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि 90 ओवर्स का खेल होता है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतरी आई है। दरअसल ये ऑस्ट्रेलिया का टूर हमेशा से बहुत मुश्किल होता है, टफ रहता है। वहाँ की जो पिचेस हैं वो हार्ड एंड फास्ट हैं। हमारे यहाँ की जो पिचेस हैं सब कॉन्टिनेंट की वो स्लो और लो है। यहाँ पर वही बैट्समैन ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं जिनको कट खेलना हो, पुल करना आता हो और हुक करना आता हो। तो ये चीज़ें, क्योंकि फ्रंट ऑफ द विकेट आपको गेंद मिलता नहीं ड्राइव करने के लिए, तो ये मैं समझता हूँ कि हमेशा टाइम लगता है गेट यूज टू द पिचेस और द कंडीशंस। ग्राउंड उनके बड़े हैवी हैं, सैंड बेस्ड ग्राउंड है, तो
तो ये सारी चीज़ें हैं। जाने से पहले मैं समझता हूँ कि इस तरह की कोई ट्रेनिंग इनको देनी चाहिए थी कि हार्ड विकेटें बनानी चाहिए थी। इनके पास इतना वक्त ही नहीं था दरअसल। तो प्रिपरेशन के हिसाब से मैं कहूँगा वो इतनी हमारी अच्छी नहीं थी। अगर हम पहले से अपने आप को प्रिपेयर करके जाते तो हो सकता है जो तो बेहतरी होती। ये पहला टेस्ट पर्थ में खिलाते जहाँ की विकेट में बाउंस ज़्यादा है। जी हाँ, तो आई एम श्योर कि पाकिस्तान से कि ये इंशाल्लाह ये मैच हो सकता है भी जाए। यू नेवर नो, You never know, true that. Unpredictable है पाकिस्तानी टीम। इंतखाब साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे, साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन आगे बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे। आजकल सब सुन तो रहे होंगे, जो रील देखें इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, जमाल जमाले 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 कुदू, वो गाना नजर आता है, लेकिन उसमें एक ऐसी कैरेक्टर हैं, ऐसे किरदार निभाने वाली आज एक एक्ट्रेस होंगी हमारे साथ। कौन होंगी ये नहीं बताऊंगा, रहिए हमारे साथ, ब्रेक के बाद बताते हैं। भारतीय सुपरहिट फिल्म में पाकिस्तानी अदाकारा के चर्चे। बॉलीवुड फिल्म एनिमल की बात की जाए तो पाकिस्तानी निजात अदाकारा शफीना शाह ने विलन की दूसरी बीवी का किरदार अदा किया और उनके रोल को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। और ये भी देखा जा रहा है कि बहुत मुख्तसर रोल था, लेकिन जानदार अदाकारी से मदाहों के दिल जीते उन्होंने। शफीना शाह में पाकिस्तान अगर बात की जाए तो पाकिस्तान वर्ल्ड का टाइटल भी वो अपने नाम कर चुकी हैं। और भारतीय फिल्म के बाद बहुत जल्द ब्रिटिश एशियन फिल्म लाहौर की अगर बात की जाए, लाहौर टू लंदन, वहाँ की बात की जाए, वो लोग होते हैं जो फिल्म ही देखते हैं तो वहाँ पर भी अपना जादू जगाएंगी, वहाँ पे भी जबरदस्त अदाकारी करते हुए नजर आएंगी। लेकिन शफीना शाह को भारतीय फिल्म कैसे ऑफर हुई, कैसे अदाकारी की तरफ ये जा रही हैं और कितना जानदार किरदार था, और स्पेशली जब भारत में जाकर उन्होंने काम किया तो किस तरह का ट्रीटमेंट मिला, क्योंकि अक्सर लोगों के सवाल होते हैं, फैंस ये जानना भी चाह रहे होते हैं। शफीना इस वक्त हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। शफीना बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सुना है तबीयत आपकी नासाज है आज, नजर लग गई होगी जी शायद, लेकिन हमारे मौसम है, ये बहुत ठंड है तो कोई बात नहीं। लेकिन अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर टुडे। कैसे आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। शफीना ये बताएं कि अप्रोच कैसे किया हिदायतकार ने आपको इस फिल्म के लिए? तो एक्चुअली एक एजेंट है लंदन में, तो उन्होंने कहा ये रोल है तो आप ऑडिशन ले सकते हैं। सर हाँ बिल्कुल मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं ऑडिशन ले लिया। अल्हम्दुलिल्लाह रोल भी मिली। एंड एक्चुअली इस रोल में मिली इस टाइटल से पहले तो हमने शूट किया यूके में अप्रैल में इस साल। ये टाइटल मिस पाकिस्तान वर्ल्ड मैंने मिली May 31st ग्रैंड फार्म होटल लाहौर में। एंड सोनिया आमिद वो पैजेंट ऑर्गेनाइजर है, तो उसकी वजह से मेरे ये टाइटल है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मूवी बहुत अच्छा था। मैं बिलीव नहीं करती एक ये रोल, हाँ लाइक दिस रोल वाज लाइक अनबिलीवेबल। एंड एक्चुअली हाँ मैंने शूट किया बॉबी डील के साथ, लेकिन एक और चीज़ भी है, हमने शूट भी किया रणबीर कपूर के साथ। तो लोगों उनको ज़्यादा मेरे पास एक सीन है उनके साथ भी, लेकिन मैं इंस्टाग्राम को पोस्ट नहीं की क्योंकि लोगों दे नीड टू वॉच द मूवी ना, तो आई डोंट वांट टू स्पॉइल एवरीथिंग। लेकिन आई गॉट द रोल। और ये जो ऑडिशन आपने दिया ये जो रोल आप कर रही हैं उसी के लिए था या कि कोई और रोल भी था जिसके लिए आपको पूछा गया या आपसे कहा गया इस मूवी के लिए? तो एक्चुअली हाँ उससे पहले दे ऑडिशनड मी फॉर द थर्ड वाइफ, लेकिन वो एक सीन था तो मैं कंफर्टेबल नहीं थी। हाँ तो मैंने सेकंड वाइफ को रोल किया इंस्टेड। अच्छा शफीना, कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ काम करने का? वो बताएगा कि ट्रीटमेंट किस तरह का वहाँ पर दिया गया, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तानी और उसके बाद एक भारतीय फिल्म में काम कर रही है, तो कैसा माहौल था, क्या देखा आपने और क्या क्या एक्सपीरियंस लेके आप वापस आई? तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था एक्चुअली। जो ट्रीटमेंट हमको दिया वो इट वाज लाइक हम बड़े आर्टिस्ट भी है। इट वाज लाइक सेम, मैम आपको खाना चाहिए, ये चाहिए। एंड एक्चुअली कपल ऑफ डेज में वाज फास्टिंग, तो उन्होंने कहा था ये खाने के लिए आपके मैम इफ्तार के लिए हम रखेंगे यहाँ आपके लिए। तो दे वर रियली रिस्पेक्टफुल। और बॉबी डील बहुत अच्छा था, वो बहुत हम्बल था। हमने सीन किया साथ में, तो he didn't make us feel like, oh आप junior artist हैं, मैं बड़े हैं, like it wasn't like this. It was so good and अच्छा माहौल रहा। फील करती थी। हाँ, लेकिन ये तासुर है शफीना के पाकिस्तानी आर्टिस्ट वहाँ काम नहीं कर सकते, ये तासुर गलत है? ऐसा कोई मसला नहीं है? नहीं मैं ऐसी फीलिंग मेरे लिए
हम यूके में रहती है ना, तो यूके में हम इंडियन लोग भी हैं, पाकिस्तानी भी लोग भी हैं, तो हम यूज्ड टू मिक्स ये हमारे दिमाग में अलग है। लेकिन हाँ, कभी कभी लोगों वो कमेंट करते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर, ओ आप पाकिस्तानी हो, आप कैसे काम करते हैं इंडिया में, ऐसे होता है। लेकिन जो चीज आप करते आपकी जिंदगी में हमेशा समवन इज गोइंग टू से समथिंग। ये तो है, कोई ना कोई कुछ ना बात तो वो ज़ाहिरा वो जरूर कर रहे होंगे। सफीना ज़ाहिरा, लाहौर टू लंदन, सही बोला मैंने? लाहौर टू लंदन में वहाँ पर भी तो ज़ाहिरा आपको हम देखेंगे, लेकिन हाँ एग्जैक्टली उसमें तो जरूर देखेंगे। लेकिन उसके अलावा क्या इरादा है आगे मजीद काम करने का? पाकिस्तान आकर ड्रामाज में या पाकिस्तानी फिल्म्स में क्या गोल सेट किए हुए हैं, क्या प्लान्स हैं? तो अभी मुझे सेट प्लान्स तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरे पास जब अपॉर्चुनिटी आएंगे तो हाँ बिल्कुल मैं पाकिस्तान दोबारा आएंगे इंशाल्लाह और काम करेंगे। फिर आप कह सकती हैं आई एम एन आर्टिस्ट हु वर्क हियर देयर एवरीवेयर। बेसिकली I'm everywhere. Thank you so much. Thank you so much शफीना शाह साथ मौजूद थी और हमसे इससे मुतालिक गुफ्तगू कर। ब्रेक की तरफ जाएंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो डिवोर्स कप की बात करेंगे। सामुल हक होंगे हमारे साथ, रहिए सुबह से आगे के साथ। वेलकम बैक। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब भी किसी खेल में मुकाबला होता है, शानदार मैच तो पड़ता है। दोनों टीमों के खिलाड़ियों के साथ साथ दोनों कौमें पुरजोश होती हैं, लेकिन एक और मसला है जो नजर आता है, वो ये है कि भारत खेल के साथ हमेशा करता है खिलवाड़, यानी खेल में लेकर आता है सियासत। कोशिश भारत की क्या होती है कि पाकिस्तान में खेल के मैदान आबाद ना हो, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे वो कोई और खेल हो। भारत की कोशिश यही होती है कि पाकिस्तान में कोई मेला ऐसा ना सजे। अब अगर हम डेविस कप की बात करें, जो कि मैचेस कुछ पाकिस्तान में भी शेड्यूल हैं, 3 और 4 फरवरी को मैचेस हैं, लेकिन भारत क्या चाह रहा था कि पाकिस्तान के ये जो मैचेस हैं ये पाकिस्तान से बाहर के मुंतकिल हो जाएं, लेकिन टेनिस फेडरेशन ने भारत का एतराज़ मुस्तरद कर दिया। कहा है कि जो शेड्यूल के मुताबिक मैचेस होंगे, कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है, कोई और परेशानी नहीं है। और ये हम भी कहते हैं भारतीय प्लेयर से आए, आपकी मेहमान नवाजी करेंगे। देखो हम मेहमान नवाज लोग हैं, पाकिस्तानियों के बारे में तो वैसे ही बड़ा मशहूर है कि पाकिस्तानी मेहमान नवाज होते हैं। पाकिस्तानी टीम की क़यादत जो है वो इस्लामुल हक करेंगे और इस्लामुल हक से आज हम बात भी करते हैं, ज़रा उनसे पूछते भी हैं। सबसे पहले तो ये जो भारत की पॉलिटिकल इंटरवेंशन एक तरह से हम देखते हैं कि पॉलिटिसाइज कर देते पूरी सिचुएशन के हवाले से, वो कहेंगे। साम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। साम बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। कैसा टेनिस फेडरेशन ने जवाब दिया है एक तरह से मुस्तरद करके उनकी बात को, और पाकिस्तान में मैचेस होंगे उसी तरह से जैसे कि प्लान थे, क्या कहेंगे इस बारे में? स्पेशली भारत जो हर खेल को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश करता है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। हाँ जी, ऑब्वियसली इट्स अ बिग डिसीजन, ह्यूज डिसीजन, मेरे ख्याल से हिस्टोरिकल डिसीजन इन द फेवर ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम बाकी भी प्लेटफॉर्म्स देख लें आप, जो इंटरनेशनल पैनल्स होते हैं, मोस्टली जब इंडिया पाकिस्तान की बात होती है, स्पेशली स्पोर्ट्स के ऊपर, इंडिया फॉर सम रीजन ऑलवेज हैड द अपर हैंड। 2019 में भी हमारी डेविस कप टाई पाकिस्तान में होनी थी इंडिया के अगेंस्ट, लेकिन ITF ने और डेविस कप कमेटी ने उस वक्त डिसीजन हमारे अगेंस्ट दिया एंड वी हैड टू प्ले दैट डेविस कप टाई ऑन न्यूट्रल वेन्यू कजाकिस्तान के अंदर। मैंने उस वक्त बॉयकॉट कर दिया था टाई का, क्योंकि आई रियली फेल्ट कि 2019 में भी पाकिस्तान के हालात बिल्कुल ठीक थे। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, आर्मी ने, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस ने इतनी जदोजहद, इतनी सैक्रिफाइसेस करके मुल्क में बहुत अमन लेके आए थे। एंड उस वक्त भी इंडिया ने एहतजाज किया और ITF एंडेड अप टेकिंग दैट डिसीजन अगेंस्ट अस। लेकिन अल्लाह का बहुत बहुत करम है कि वो जो डिसीजन लिया उसको बॉयकॉट करने का, मैंने और हमारी टीम ने, प्रॉब्ली उसका थोड़ा सा इफेक्ट होगा इस डिसीजन में भी 2023 में, कि ITF ने इस दफ़ा जो है ये डिसीजन पाकिस्तान के फेवर में किया है, जो कि बहुत बड़ी जीत है पाकिस्तान के इंटरनेशनल फोरम के अंदर। मैं एज एन एथलीट आई हैव ऑलवेज बिलीव जी एंड आई स्टूड बाय के स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स और रिलीजन से अलग रख के करना चाहिए एंड उसको मिक्स नहीं करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जब भी पाकिस्तान की इंडिया की आती है, मोस्ट ऑफ द टाइम आप यही देखते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट जो है ना उसको पॉलिटिकल इशू बना देती है उसका, और ऐसा हमने हर खेल में देखा है। हाँ जी, इट्स वेरी वेरी सैड जी, नहीं होना चाहिए। उनको अपना बड़ापन दिखाना चाहिए, स्पेशली अगर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इंडिया जाके वर्ल्ड कप खेल सकती है, क्योंकि हमारे प्लेयर्स को भी रिजर्वेशंस होती हैं सिक्योरिटी के जो सीन्स है। अगर इंडिया को लगता है कि पाकिस्तान सेफ नहीं है, तो पाकिस्तानीज को भी ऐसी लगता है कि इंडिया सेफ नहीं है हमारे लिए। लेकिन द फैक्ट कि हमारी क्रिकेट टीम वहाँ पे खेलने के लिए गई, उसके बावजूद कि इंडियन टीम एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आई, आई थिंक इट जस्ट शोज द करेज एंड द पीपल वी आर। एंड मेरे ख्याल से इंडियंस को अपनी टेनिस टीम भेजनी चाहिए
एंड उसके बाद डेफिनेटली जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसमें भी पाकिस्तान इंडिया को पाकिस्तान आके खेलना चाहिए 100%। और एहसाम, ये जो मैचेस हैं इस्लामाबाद में, दो बातें, एक तैयारी कैसी है और दूसरा क्या इन मैचेस में भी इंडियन टीम ने आना है जिसके बारे में आपको लगता है कि शायद इंडिया नहीं आएगा? देखें, अभी जो हमारी 17th 18th को जो ट्रिब्यूनल बैठा था, इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल, जिसमें हमने अपना केस रिप्रेजेंट करना था, पाकिस्तान ने अपना केस रिप्रेजेंट करना था, इंडिया ने अपना प्रेजेंट करना था। एंड आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि मैं उस पैनल का पार्ट था फ्रॉम पाकिस्तान साइड। आसिम शफीक थे हमारे स्पोर्ट्स डायरेक्टर हैं टेनिस फेडरेशन के, वो थे साथ मेरे, और सेक्रेटरी हमारे जो हैं कर्नल गुल रहमान वो थे, और इंडिया की तरफ से उनके सेक्रेटरी और उनका डेविस कप कैप्टन थे। तो हमने अपने अपने वर्डिक्स जो हैं वो पैनल के सामने पेश किए, एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड कि अल्लाह के फजल करम से जो भी हमने केस प्रेजेंट किया था उस वक्त रिजल्ट जो है पाकिस्तान के फेवर में आया है। उनकी बातों से तो ये लग रहा था कि इंडियन टीम डजंट वांट टू कम टू पाकिस्तान। अच्छा। और सारे के सारे जो उनके रीजंस थे, टू बी ऑनेस्ट, देयर वाज नॉट वन रीजन जो स्पोर्ट्स से ताल्लुक उसका हो, एवरीथिंग वाज पॉलिटिकल एंड रिलीजियस इश्यूज थे उनके पास। एंड हमारे सारे के सारे वो बेस्ड ऑन फैक्ट्स और स्पोर्ट्स के लिए पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन जो है पिछले 8 साल से, जब से इंटरनेशनल टेनिस दोबारा से रिवाइव हुई है हमारे मुल्क में, दे हैव टेकन वी हैव हेल्ड मोर देन 8 टाइज, जिसके अंदर स्लोवेनिया, लिथुआनिया, जापान, कोरिया, चाइना, इंडोनेशिया, ये सारी कंट्री जहाँ पे आके खेल के चली गई हैं, उज़्बेकिस्तान। एंड जब रिपोर्ट आती है डेविस कप की, तो उन्होंने बहुत ही हाईली अप्रिशिएट किया पाकिस्तान के एफर्ट्स को, पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के एफर्ट्स को, सिक्योरिटी के इंतजाम, सारे जो इंतजाम किए गए थे इन टीमों के लिए, जिसकी बेसिस पे ITF ने ये डिसीजन जो है अब पाकिस्तान के फेवर में किया है। अब आप वो उसकी बात करना शुरू कर दें कि हमारे इलेक्शंस होने हैं फरवरी के अंदर, वो तो इंडिया में भी होने हैं, and there were a lot of ifs and buts from the Indian side। हाँ, लेकिन देखिए जब एक चीज स्केड्यूल है तो उसको हर लिहाज से मैनेज करना भी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है कि उसको मैनेज करके उस तरह से एग्जीक्यूट भी किया जाए। अब आते हैं सर डेविस कप के बारे में बात करते हैं, मजीद कैसी तैयारी है, पुरज़म है जीत के लिए? देखिए, पहले तो सबसे मेन चीज थी टू वेट फॉर द डिसीजन, कि डिसीजन क्या होता है। हम सबको एज ए टीम थोड़ा सा डर था कि दोबारा 2019 की तरह ITF जो है डिसीजन ना ले ले कि हमने बाहर जाके किंग खेलना है, लेकिन जैसे ही ये डिसीजन आया हमारे फेवर के अंदर, आई हैव टू टेल यू ऑनेस्टली, पूरी जो टीम है, एक्चुअली पूरी टेनिस कम्युनिटी जो है वो बहुत फायर्ड अप हो चुकी हुई है, एंड दे आर ऑल वेरी वेरी मोटिवेटेड। मैं स्पेशली लाहौर से इस्लामाबाद आया हूँ अपने टीममेट्स के साथ यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए। यहाँ पे एक नेशनल टूर्नामेंट भी हो रहा है, मैंने कहा वो भी मैं खेलता हूँ अपने टीममेट्स के साथ। एंड 2023 हैज बीन अ वेरी टफ ईयर फॉर मी प्रोफेशनली। काफी इंजरीज का मुझे सामना करना पड़ा, मैं रैंकिंग ड्रॉप, थोड़ा सा डिमोरलाइज भी था मैं, लेकिन जब से ये न्यूज आई है अबाउट डेविस कप, इसने थोड़ा सा अलग से मुझे बूस्ट कर दिया है एंड एक मोटिवेशन दे दी है टू गेट बैक ऑन द ट्रैक। और ट्रेनिंग कर रहा हूँ मैं सुबह शाम एंड गेटिंग रेडी फॉर दिस टाई, वेदर इंडिया कम्स और नॉट, मैं पूरी तरह अपनी तैयारी कर रहा हूँ। I'll be going to Thailand for a few weeks to play some international tournaments also before the Davis Cup tie. So अपने आप को मैं पूरी तरह तैयार करूँ। पाकिस्तान में अभी नेशनल टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, हमारा सीजन होता है दिसंबर में, तो सारे के सारे डेविस कप के लड़के यहाँ पे आके टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं, एंड देन दे गोना हैव अ डेविस कप कैंप जनवरी मिड में till the end of till beginning of February के अंदर, and really looking forward to। सारे लड़के बहुत एक्साइटेड हैं। It's going to be a historical tie, actually it's going to be a historical event पाकिस्तानी स्पोर्ट्स के अंदर, क्योंकि पहली दफा हिस्ट्री में पाकिस्तान की इंडियन टेनिस टीम पाकिस्तान खेलने के लिए आएगी। और चूंकि ऐसा वो पहली बार आएंगे, हम यही उम्मीद भी करते हैं कि वो आए, चूंकि ज़ाहिर है एक तरफ एतराज, फिर उसका मुस्तरद होना, फिर ज़ाहिर हम वेलकम कर रहे हैं। और मैं जरूर चाहूंगा कि आपकी तरफ से एक आपकी तरफ से अगर एक मैसेज जाए उनको, स्पेशली उन एथलीट्स को इंडियन जिन्होंने पाकिस्तान आना है दैट ऑफ द फर्स्ट टाइम, तो एहसाम उनको इस खेल के मैदान के अलावा कहाँ एंटरटेन कर सकते हैं? थोड़ा बताएं जी कि आप उनके कहाँ लेकर जाएंगे, क्या क्या खिलाएंगे, इस्लामाबाद में किस जगह की सैर कराएंगे ताकि एथलीट इसी बहाने आ जाए। हमारी जो मेहमान नवाजी है वो पूरी दुनिया में मशहूर है। आई बीन टू इंडिया मेनी टाइम्स, आई हैव हैड सम रियली गुड टाइम्स इन इंडिया प्लेइंग देयर, और हमेशा से वो भी उन्होंने बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी दिखाई है, एंड दिस वन ऑब्वियसली गिव्स अस अ चांस टू शो आवर हॉस्पिटैलिटी, आवर कल्चर। पहले रोहन बोपमाना भी यहाँ पे आ चुके हुए हैं, सानिया मिर्जा भी यहाँ पे आके खेली हुई हैं, तो दे ऑल नो कि पाकिस्तान माशाल्लाह से बहुत ही पीस लविंग लोग हैं, हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स लविंग लोग हैं, और जब इंडियन टीम आएगी आई एम श्योर हमारे लोग जो हैं उनको रियली अप्रिशिएट करेंगे और अपने जो ट्रू साइड है अल्हम्दुलिल्लाह से वो दिखाएंगे। डिपेंड वही करता है कि सिक्योरिटी के इंतजाम कितने होंगे, स्ट्रिक्ट होंगे उनके लिए, whether they're going to be allowed to go out and about। नहीं, मैं तो चाहूंगा कि उनको ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान दिखा सकूं। अनफॉर्चुनेटली
द टाइज इन इस्लामाबाद, मैं लाहौरी हूँ तो उनको वो लाहौरी कल्चर मैं नहीं दिखा सकता, मैं तो अपने घर लेके उनको लेके आता, इनवाइट करता। लेकिन आई एम श्योर पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन और पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो पूरे इंतजाम करेगी और हमेशा वही वाली बात है कि पाकिस्तान की मेहमान नवाजी जो है वो सबसे ऊपर भी होते हैं। साम, गुड लक फॉर द इवेंट और वी विश के हम कप जीत कर भी आए और इसी तरह से पुरज़म रहें और जिस तरह आप कम बैक कर रहे हैं वापस, तो वो भी बड़ा ज़बरदस्त हो पाकिस्तान के हक में। बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। इंशाल्लाह जी। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक। अब वक्त हुआ है आपको एक ऐसे कौमी हीरो से मिलवाने का जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में आने वाले एक बड़े हादसे के बावजूद आगे बढ़ने का सफ़र ना सिर्फ जारी रखा बल्कि इसमें मज़ीद तेज़ी लेकर आए और आज भी एक भरपूर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम बात करें पाक नेवी के साबिक पायलट शावेज़ हुसैन बलोच की। शावेज़ बलोच पाक नेवी ऑफिसर की हैसियत से एक भरपूर ज़िंदगी गुजार रहे थे जब एक दिन उनकी नज़र अचानक चली गई और उनको यूँ लगा कि अब शायद करियर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और बसारत से महरूमी का ये सफ़र बसीरत में तब्दील कर दिया और ज़िंदगी के दीगर शोबों यानी लाइफ कोचिंग, मोटिवेशनल स्पीकिंग, माहौलियाती कारकुन की हैसियत से, सोशल एक्टिविस्ट की हैसियत से वो ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। किताब भी उन्होंने लिखी है। आज शावेज़ बलोच हमारे साथ मौजूद हैं तो उनकी कहानी हम उन्हीं से सुनेंगे। शावेज़, कैसे हैं आप? अस्सलाम, आई एम फाइन, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। शावेज़, ज़रा बताइएगा कि अपनी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि पायलट बनने का ख्वाब कब से देखा था, कैसे वो ख्वाब पूरा हुआ, ओवरऑल जर्नी क्या थी? सबसे पहले शुक्रिया मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने का। देखें, बचपन में हर एक बच्चे का एक ख्वाब होता है, तो मेरा भी ख्वाब था। मुझे पैशन था फ्लाइंग का। मैं हेलीकॉप्टर्स को, जहाज़ों को जब उड़ता देखता था अपने घर की छत से, तो मैं सोचता था कि ये कैसे उड़ते हैं एंड हाउ दे फील, और कैसा फील होता होगा कि इंसान हवा में उड़ता है। तो वो जो एक फीलिंग का मज़ा था वो लेने के लिए मैंने ज़िंदगी में इस शोबे को चुना और ये मेरा एक ख्वाब था बचपन से ही, जो बाद में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसको अचीव किया। और जिस तरह आप एक ख्वाब देखते हैं और उसको अचीव करने के लिए जो आपको मुश्किलात सामने आती हैं और लेकिन आपने उसको फेस करना है, उनको ख़त्म करना है, तो ये ख्वाब को अचीव करने में भी मुझे काफ़ी चैलेंजेस थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने उन फियर्स को भी ख़त्म किया और इस ख्वाब को भी अचीव किया। और शावेज़, कितना अर्सा सर्विस किया आपने एज अ पायलट? मैंने ओवरऑल तो मेरी 23 साल सर्विस थी जो मैंने नेवी को, इस मुल्क को दिए, और उस दौरान जो मेरी फ़्लाइंग सर्विस थी तकरीबन 2-3 इयर्स मैंने फ़्लाइंग की और इसका मज़ा चखा हवा में जाके और उस ख्वाब को पूरा किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज़ पे फ़ख्र है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 23 साल इस मुल्क को दिए। और शावेज़, अगर बात की जाए उस दिन की जब आपको पता चलने लगा कि आपकी नज़र जा रही है, वो लम्हात ज़रा बताइएगा, वो कैसे लम्हात थे? आप क्या सोच रहे थे उस टाइम पे? जहन में क्या थॉट्स चल रही थी उस टाइम? देखिए, ज़िंदगी में जब इंसान एक परिंदे की तरह उड़ता है तो वो ज़मीन पे जब देखता है तो उससे ऐसा फ़ील होता है कि मैं आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, अब इससे आगे कुछ नहीं है। लेकिन इंसान सोचता कुछ है, प्लान कुछ करता है और अल्लाह ने उसके लिए कुछ सोचा होता है। तो इसी पीक पे जब मैं था और जब परिंदे की तरह मैं उड़ता था तो मुझे पता नहीं था कि मेरे पर कट जाएंगे। और लेकिन उस वक़्त जब मुझे पता चला कि ये एक नेचुरल कॉज था, मुझे हुआ एक डिज़ीज़ हुई पिट्यूटरी एडोनोमा, और उसकी वजह से सर्जरी जब हुई तो मेरी आई साइट डिटोरिएट कर गई। तो वो लम्हा जब मैंने आंखें खोली तो हर तरफ अंधेरा था। वो लम्हा बड़ा इमोशनल था, बड़ा अनकंट्रोलेबल था, बड़ा चैलेंजिंग था। एक जब आप प्रॉब्लम को फेस करते हैं, इसी चैलेंज पर मैं चाह रहा था आपसे, मैं ज़रूर कमेंट लूँ। आपने जिस तरह कहा ना कि आप एक परिंदे थे, हवा में उड़ रहे थे, फिर ज़रा जब ये महसूस हो पर कट गए हैं, आप ज़मीन पर हैं, आपने कहा चैलेंजेस आए, मोटिवेशन कैसे आई? सिस्टम का होना ना होना बराबर है। देखिए, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ, लोग जो व्यूवर्स देख रहे हैं, आपके पास सपोर्ट सिस्टम हो लेकिन आप खुद मोटिवेटेड ना हो तो वो सपोर्ट सिस्टम किस काम आपके आएगा? द पॉइंट इज़ कि आपने हर मुश्किल के अंदर सबसे पहले अपने आप को इंट्रिंसिकली मोटिवेट करना है कि यार जो हो गया वो हो गया, लेट्स मूव अहेड, लेट्स एक्सेप्ट दिस,
जब तक आप अपने चैलेंज को, अपने प्रॉब्लम को, अपनी डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप आगे कैसे चलेंगे, वो सफ़र कैसे स्टार्ट होगा। और उधर से दो ही रास्ते निकलते हैं, या आप हिम्मत हार जाएं और आइसोलेट हो जाएं और ज़िंदगी से हार के बैठ जाएं, या उस नई ज़िंदगी को एज ए नई ज़िंदगी लें। देखिए मैंने इस दुनिया में रोशनी को तकरीबन अपनी 28 इयर्स देखा, 29 इयर्स, राइट। तो वो भी ज़िंदगी का एक फ़ेज़ था और इसको एज ए मैंने न्यू फेज़ के तौर पे लिया, एज ए चैलेंज लिया। और उस वक़्त उसमें जो सबसे बड़ी मोटिवेशन थी जो आपने पूछा, वो ये थी कि मैंने अब दुनिया के लिए, अपनी फैमिली के लिए, लोगों के लिए काम करना है। शावेज़, आपकी किताब से मुतालिक भी ज़रूर जानना चाहेंगे क्योंकि ज़ाहिर है किताब का टाइटल बड़ा अहम है, द जर्नी फ्रॉम साइट टू विजन। प्लीज़ बताएं इसके बारे में भी। द जर्नी फ्रॉम साइट टू विजन, ये मेरी एक बायोग्राफी है, एक इंस्पिरेशन स्टोरी है। ये मैंने अंग्रेज़ी में लिखी है, अमेज़ॉन पे लॉन्च की है, तो इट विल बी अवेलेबल, ऑलरेडी अवेलेबल है अमेज़ॉन किंडल पब्लिशिंग पे। तो ये मेरे जो प्रेजेंट वो हैं फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में अभी मैं काम कर रहा हूँ लाहौर के QI पे। इसके साथ साथ एक WHO के साथ जो रिहेबिलिटेशन फॉर डिसेबल पीपल इन थ्रू आउट द वर्ल्ड, एक नेशनल एक्शन प्लान पे, स्ट्रेटेजिक प्लान पे मैं काम कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह दीज काइंड ऑफ थिंग्स आई एम डूइंग फॉर द सोसाइटी, फॉर द पीपल एंड फॉर द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। ज़बरदस्त शावेज़, ऑब्वियसली काफ़ी काम इसके अलावा भी आपने किए हैं, बुक आपने लिखी है और किताब के बारे में भी आपने बताया कि किस किस तरह से, लेकिन टाइटल बड़ा ज़बरदस्त है इसका, द जर्नी फ्रॉम साइट टू विजन। इस टाइटल के बारे में ज़रा बताइएगा, ये टाइटल आपने क्यों चूज़ किया? देखिए, कोई भी काम या कोई भी टास्क आप लाइफ में करते हैं तो उसका एक मकसद होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए। उसके बगैर वो सब कुछ बेमकसद है। तो ये बुक लिखने का जो मेरा मकसद ये था, स्पेशली जो आजकल की यूथ है जो थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटेड रहती है किसी भी वजह से, उनको एक, और सोसाइटी के लोग हैं, डिसेबल लोग हैं, और जो और पूरी दुनिया के लोग हैं जो हर तरह की प्रॉब्लम या साइकोलॉजिकल या मेंटल, फिज़िकल एंड दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग, तो उनके लिए एक ऐसी इंस्पिरेशन स्टोरी होनी चाहिए जो उनको बताए कि यू कैन, देयर इज़ अ पावर ऑफ रेजिलियंस इन एवरी ह्यूमन बीइंग। तो इफ़ यू यूज़ दैट पावर एंड बाउंस बैक इन योर लाइफ, तो वो चीज़ हाईलाइट करने की ज़रूरत थी। और मैं चाहता था कि मेरी अगर स्टोरी से दुनिया में किसी को भी एक इंस्पिरेशन मिल सके, मोटिवेशन की लाइफ चेंज हो सके, ट्रांसफॉर्म हो सके, तो मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट ये होगी। तो दिस वाज द मेन कॉन्सेप्ट, और ये फिर मैंने पेन डाउन की ये बुक। जी बिल्कुल ठीक है शावेज़, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू करते हैं। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक जी, सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुशामदीद। और अब एक बहुत ही अहम इशू पे हम बात करेंगे, और वो इशू ये है कि अब हम बड़े खुश होते हैं कि हमारे बच्चों को टेक्नोलॉजी का बहुत पता है। अच्छा, बच्चा अगर 2 साल का है, अब हम देख रहे हैं कि 2, 2.5, 3 साल के बच्चों को पूरा स्मार्टफोन रन करना आता है कि किस ऐप को ओपन करना है, किस तरह से ऐप का इस्तेमाल करना है। तो हम बड़ी एक प्राउड मोमेंट हमारे लिए बड़ा होता है कि हम लोगों को बड़े फ़ख्र के साथ बता रहे होते हैं जी हमारा बच्चा इतना छोटा है, उसको ये सब भी आता है। लेकिन वो उसकी उम्र नहीं होती है फ़ोन इस्तेमाल करने की या फिर टैब्स या टीवी देखने की, उससे उसकी नज़र पे बहुत ज़्यादा असर होता है। बाकी भी मनफी असरात बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन आंखों पर बहुत ज़्यादा मनफी असरात होते हैं। तो अब जब बचपन में हम देखते हैं तो बच्चों को मोटी मोटी ग्लासेस लगी हुई होती हैं, और वजह डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो यही बताते हैं कि फ़ोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, क्योंकि तेज़ रोशनी होती है फ़ोन की, जब आप ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं तो वो आपकी आंखों को बड़ी बुरी तरह से मुतासिर अदरवाइज करती है। जिस तरह बच्चे आजकल वो सोफे पे उल्टे लेटते हैं, नीचे फ़ोन रखा होता है कि पकड़ना भी ना पड़े फ़ोन, ये एनर्जी भी ना लगाएं हम और उस फोन देखते रहें, तो इससे कितनी आंखें मुतासिर होती हैं। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा वो शिकायत कर रहा है कि उसे लिखने में दिक्कत हो रही है, उसे देखने में मसला हो रहा है, या वो आंखें बहुत मलता है, या कभी शिकायत करते सर दर्द की या आंखों के दर्द की, और आपने अभी तक चेक नहीं कराया, अब हम कॉल भी कर सकते हैं। आज हम इस अहम मौजू पर बात करेंगे। माहिर अमराद चश्म डॉक्टर रुबैका मुर्तज़ा साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो,
एंड इट्स एन ऑनर टू कम हेयर एंड टू स्पीक अबाउट इट, क्योंकि ये जो स्क्रीन टाइमिंग के ऊपर अगर हम बात करें तो आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू और अल-शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल के बिहाफ पे मैं ये बोलना चाहती हूँ कि स्क्रीन टाइम, पहले तो ये बताएं कि स्क्रीन टाइम है क्या। तो स्क्रीन टाइम का मतलब होता है कि आपका बच्चा जब स्क्रीन पे, वो कोई भी स्क्रीन हो, कंप्यूटर हो, गेम्स हो, टीवी हो या मोबाइल हो, जब वो इस पे अपना आइज़ यूज़ कर रहा होता है और उस वक्त वो कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा, तो उसको हम स्क्रीन टाइम बोलते हैं, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा बच्चे आजकल स्क्रीन्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और इसके बहुत बुरे और ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इट्स नॉट ओनली आपके दिमाग, आपकी आंखों पे असर करती है ये चीज़, बल्कि बच्चे के दिमाग और फिजिकल हेल्थ पे भी बहुत अफेक्ट करती है। और उसमें भी अगर हम इसे एज ब्रैकेट वाइज डिस्कस करें, सबसे पहले बात करते हैं वो 2 साल का बच्चा, अभी ज़ाहिर है वो उस स्टेज पर है, वो ग्रो कर रहा है, डेवलपमेंटल स्टेज है उसकी, उसमें स्क्रीन टाइम कितना उसके लिए डिस्टर्बिंग है? हाँ, अच्छा, पहली बात तो ये कि जो बच्चा पैदा हुआ है, पेरेंट्स तो स्टार्टिंग से ही उनको मोबाइल और स्क्रीन, जिसे आपने कहा कि दे आर वेरी प्राउड अबाउट इट कि भाई ये स्क्रीन देखता है और ये क्लिक भी करता है और ये गेम्स भी प्ले करता है, तो इट्स नॉट सेफ फॉर देयर आइज़। अच्छा, और ये कि जब 2 साल से छोटा बच्चा है उसको तो आपने बिल्कुल स्क्रीन दिखानी ही नहीं है। इट्स लाइक 0 स्क्रीन टाइम फॉर अंडर 2 ईयर्स, ठीक है, 2 साल से छोटा बच्चा। 2 साल से बड़ा जो बच्चा है उसके लिए आप मैक्सिमम 1 to 2 आवर्स रख लें, मैक्सिमम 2 आवर्स, और वैसे 1 आवर इज इनफ फॉर देम। और उस 1 घंटे में एहतियात क्या है, जिससे हमने कहा ना कि बच्चे फोन इस्तेमाल किस तरह कर रहे हैं और किस वक्त कर रहे हैं, Exactly. ये भी बड़ा खतरनाक है। अब ये है कि बच्चे को आपने मोबाइल दिया या कुछ भी वो स्क्रीन यूज कर रहा है, यू हैव टू फॉलो अ रूल विच इज कॉल्ड द रूल ऑफ 2020। ठीक है, ठीक है। अब रूल ऑफ 2020 में क्या होता है कि आप अपने बच्चे पे, इवन इट इज़ फॉर ओल्डर लोग, जो बड़े लोग जो आईटी में या कहीं पे काम करते हैं, जिनका कंप्यूटर का काम ज़्यादा होता है, तो उनको सिंपल एक रूल फॉलो करना है, दैट इज़ कि आप एवरी 20 मिनट्स बच्चे को ये बोलें कि एवरी 20 मिनट्स आप 20 सेकंड्स का गैप लें, ठीक है, ठीक है, आप स्क्रीन से उनको हटा दें और फिर आप उसको बोलें विंडो के बाहर 20 फीट अवे चीज़ों के ऊपर फोकस करें, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपके आई मसल्स भी रिलैक्स हो जाते हैं और आपका जो दिमाग का वो एरिया जो आई को कंट्रोल कर रहा है वो भी रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। तो ये दिस इज वेरी इजी एंड मैनेजेबल। 2020 का रूल है, वो बड़ा जरूरी है। 20 सेकंड्स 20 मिनट्स के बाद एंड एट 20 फीट डिस्टेंस, ठीक है। तो आपके आई मसल्स को बेसिकली रेस्ट देना बहुत जरूरी है। हाँ। तो सब अच्छा, अब मोबाइल और टैब से हट के अगर बात की तो टीवी बच्चे बड़े शौक से देखते हैं। वो तो 1 साल का बच्चा, कुछ मंथ्स के बच्चे को भी कार्टून्स लगा के अगर देते तो बड़ा एंजॉय कर रहा था, और एक तरह से पेरेंट्स के लिए भी एक एस्केप ही होता है कि चले ठीक है थोड़े टाइम के लिए हम रिलैक्स कर लेते हैं, और बच्चा टीवी देखता है। अब उसके कितने गलत असरात होते हैं और कितने डिस्टेंस पे बच्चे को टीवी दिखाना चाहिए? ओके, एक तो पहली बात ये कि आप बच्चे को टीवी जितना कम दिखा सकते हैं उतना कम दिखाएं। क्यों? क्योंकि टीवी देखने से ना सिर्फ उनकी मेंटल हेल्थ पे आइज़ पे असर होता है, उनकी फिजिकल हेल्थ पे भी असर। अब फिजिकल हेल्थ में कैसे होता है, बच्चा अक्सर आपको आएगा आपके पास और कंप्लेन करते हैं, जैसे हमारे पास अल-शिफा आई हॉस्पिटल में बच्चे आते हैं प्री स्कूल और स्कूल गोइंग एज में, तो वो हम उनको इस पूरा A to Z पूरा एग्जामिन करते हैं, ना सिर्फ उनकी विजन बल्कि आगे से पीछे पूरी उनकी आंखें हम देखते हैं, और उनको ग्लासेस भी लगते हैं, माइनस का नंबर लगता है, मायोप्स जो हो जाते हैं बच्चे उनको माइनस का नंबर लगता है, उनको हेडेक्स होते हैं, पेरेंट्स को समझ नहीं आता कि हेडेक्स हो क्यों रहे हैं, माइग्रेन्स होते हैं, बच्चा इरिटेबल रहता है, बच्चा ओबीज हो जाता है। जो बच्चे सारा दिन टीवी पे बैठे रहेंगे तो उनको ऑब्वियसली ना उठने का दिल करता है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है उनकी आउटडोर एक्टिविटी करें। आप बच्चों को कहें कि आप एक फिजिकल एक्टिविटी अपनी लगती है, अगर आप वो नहीं फॉलो करते आप अपना भी टीवी कंट्रोल करें, क्योंकि अगर आप भी साथ में बैठ के मूवी देखेंगे और टीवी देखेंगे तो ऑब्वियसली ये बड़ी बुनियादी सी बात है, अगर आप बेड टाइम पे फोन यूज करेंगे तो बच्चे को एक्सक्यूज मिल जाएगा कि मैं भी यूज कर सकता हूं। लेकिन जो बात की 20 वाली, इसका मतलब ये हुआ कि फोन तो देख ही नहीं सकते, बिकॉज़ वो 20 फुट अगर दूर आपने रखना है स्क्रीन को, तो फोन स्क्रीन आपने 20 फीट पे नहीं रखनी है, आपने 20 मिनट्स के बाद अपनी स्क्रीन को 20 सेकंड्स का गैप देना है और आपने बाहर की तरफ देखना है, 20 फीट दूर देखना है। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपके आई मसल्स रिलैक्स होंगे, आपकी आंखें रिलैक्स होंगी, आपका ब्रेन रिलैक्स होगा। एक तो ये बात, और दूसरी आप अगर आप नोट करें छोटे बच्चों में, आजकल के बच्चों में और प्रीवियस जो वो बच्चे जिनके पास ये फैसिलिटीज़ नहीं है, उनकी ग्रोथ में, उनकी मेंटल हेल्थ में, उनकी फिजिकल हेल्थ में बहुत डिफरेंस होता है। जो बच्चा सारा दिन मोबाइल यूज़ करेगा, टीवी यूज़ करेगा, वो बच्चा ज़्यादातर चिड़चिड़ा होता है, ठीक है, अपने बहन भाइयों से भी ऑल द टाइम दे आर फाइटिंग, और उसको उनकी नंबर भी लग जाते हैं, और उनकी जो एक अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर हो जाता है बच्चों को, ठीक है। उसमें क्या होता है, व्हाट इज दिस डिसऑर्डर, उसमें क्या होता है, बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव हो जाता है।
उसको सुकून नहीं होता, लाइक उधर से उधर जंप लगाना, और पेरेंट्स शायद से मेरा बच्चा बड़ा एक्टिव है, ठीक है, बड़ा एक्टिव है और टीवी और ये भी कर लेता है वो भी कर लेता है, एक्चुअली उसको ये प्रॉब्लम हो रही है, वो उसको सुकून नहीं है, अच्छा। वो एंजाइटी में आ जाता है, ठीक है। तो ये सारे डिसऑर्डर्स भी बच्चों को हो रहे हैं और 20 भी बच्चे हो रहे हैं। तो इस चीज़ के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करूँगी कि आप जो है अपने बच्चों की एवरी ईयर स्क्रीनिंग ज़रूर कराएं, और ये जो प्री स्कूल गोइंग है उनको भी आप दिखाएं, और जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं वो भी आपको दिखाएं। अल-शिफा ने तो पहले से ही बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रिवेंट किया हुआ है, ये अपना प्रोग्राम इशू किया हुआ है कि वो सारा अवेयरनेस देते रहते हैं। लेकिन फिर आपके प्रोग्राम के थ्रू भी मैं बोलना चाहूँगी अल-शिफा आई ट्रस्ट जो है वो सारी स्क्रीनिंग कर रहा है, और स्कूल गोइंग स्कूल्स में जा रहे हैं। अक्सर बच्चे इवन पेरिफेरी से भी हमारे पास आ रहे होते हैं इसी प्रॉब्लम के साथ कि जो बच्चा है वो बहुत स्क्रीन को यूँ करके देख रहा है। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कि स्क्रीन जब आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो वो कितने डिस्टेंस पे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि 18 इंच का डिस्टेंस हो, वो डिस्टेंस बच्चों को देना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ पे मैं ज़रूर आपसे कमेंट लेना चाहूँगी, क्योंकि पेरेंट्स को बाज़ औक़ात जब तक बहुत ज़्यादा मसला नहीं हो जाता वो बच्चे की आई स्क्रीनिंग नहीं करवा रहे होते, हाँ। तो कितने टाइम के बाद, किस एज में बच्चे की आई स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है ताकि पता चल सके कि इतनी नज़र कमज़ोर है तो आपको चश्मा लग सके और फिर वो वहाँ पर रुक जाए? क्योंकि अक्सर जब नज़र बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है उसके बाद जाकर चेक करा रहे होते हैं और जाहिर है उसके बाद उसको रोकना भी मुश्किल होता है। अच्छा, दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन। अब द थिंग इज़ कि आपने जो सवाल किया कि कितनी एज के बाद, तो जैसे बच्चा पैदा होता है साल के बाद आप बच्चे की विजन चेक करा ही, 1 साल के बाद, 1 साल के बाद, सही, ठीक है। इट्स वेरी गुड कि आप विजन चेक करा लें, हो सकता है उसका नंबर हो। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो स्क्रीन यूज़ करता है तभी उसका नंबर हो सकता है वैसे ही जैसे हेरिडिटरी जेनेटिक्स में होता है। काफ़ी पेरेंट्स को ग्लासेस लगे होते हैं या ग्रैंड पेरेंट्स को व्हाटएवर, तो उनको ग्लासेस लगे होते हैं और पेरेंट्स को पता नहीं चलता। अगर आपका बच्चा चलने में उसको ऑब्स्टिकल्स जो है वो गिरता रहता है, ये एक साइन होती है। आपका बच्चा बहुत नज़दीक से चीज़ों को फोकस करके देख रहा है, टीवी जाके फ्रंट पे जाके बैठ के देख रहा है, ठीक है, और काफ़ी चीज़ें मिस कर लेता है वो, ठीक है। तो ये आपके अलार्मिंग साइंस होते हैं। वरना वैसे तो एवरी आपका बच्चा पैदा साल के बाद आपने उसका चेकअप कराना ही कराना, एंड एवरी ईयर यू शुड हैव एन आई, साल में एक मर्तबा आई स्क्रीनिंग बच्चों की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपके बच्चे की नज़र अगर थोड़ी कमज़ोर है उसको वहीं पर स्टॉप किया जा सके और कुछ अरसे के लिए उसको चश्मा लगाया जा सके। अच्छा, चश्मा जो है अब जितना बड़ा नंबर होगा उसके साइड इफेक्ट्स भी ज़्यादा है, ठीक है। बच्चा जो है इज प्रोन टू फर्दर ऑक्यूलर डिजीजेस, आंखों की और बीमारियों के में मुब्तला हो सकता है। एक तो ड्राई आइज बच्चों को बहुत होती है, हमारे पास आते हैं अल-शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल में बच्चे जो कि ड्राई आइज के साथ प्रेजेंट करें, हेडेक्स के साथ प्रेजेंट करें, माइग्रेन के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं, और उनको हम जो है फिर पेरेंट्स को समझाते हैं कि आप इनकी फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान दें और इनके जो स्क्रीन टाइम है उसको कंट्रोल करें। अच्छा, ड्राई आइज क्यों होती हैं बच्चों की अगर बात करें सबसे ज़्यादा? तो सबसे पहले बात ये कि जब आप स्क्रीन पे देख रहे होते हो तो यू आर फोकसिंग सो मच, और आपके कलर और कंट्रास्ट जो आइज जो स्क्रीन से निकल रही होती है लाइट्स, वो आपके आइज के ऊपर जो है वो आपके ब्लिंकिंग को भी इफेक्ट करती है। आपकी आइज ब्लिंक नहीं करती, जब आपकी आई ब्लिंक नहीं करेगी तो आपकी आई ड्राई हो जाएगी। नॉर्मली हम जब ब्लिंक करते हैं तो हमारी आंखों के ऊपर एक पानी की लेयर आ जाती है, जिस कॉल्ड टीयर फिल्म, ठीक है। वो लेयर अगर नहीं बनेगी तो आंख ड्राई हो जाएगी। जब ड्राई हो जाएगी तो बच्चे अक्सर हमारे पास आते हैं अल-शिफा में और वो ड्राई आइज के साथ प्रेजेंट करके बच्चा बार बार ब्लिंक करता है, यूं करता है, तो इसका मतलब ये कि उसकी आंख ड्राई हो गई है। तो उनको हमारे पास मार्केट बहुत सारे लुब्रिकेंट्स हैं कि बच्चों को हम लुब्रिकेंट्स थे, इवन बड़ों को भी, जो जिनको ये प्रॉब्लम्स होती है, जिनको स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, ठीक है। और इसके अलावा आप जो है अपना थोड़ा सा मैनेज कर चीज़ों को डिफरेंट करें। फॉर एग्जाम्पल जैसे आजकल ऑनलाइन स्टडीज़ हो गई हैं, यू कैन नॉट स्टॉप इट, यू कैन नॉट कंट्रोल इट, लेकिन आप थोड़ा मैनेज करना है। मैनेज कैसे करना है कि आपने फॉन्ट साइज बड़ा कर दें स्क्रीन में जो आपके डिजिट्स हैं एंड ऑल दैट, और या बच्चे की कंट्रास्ट जो आपको आजकल फिल्टर्स भी आते हैं, कंप्यूटर फिल्टर्स या स्क्रीन फिल्टर्स जो होते हैं, और एक डबल स्क्रीन भी होती है, आगे एक शील्ड भी होती है ताकि जो कमरा है उसमें रोशनी हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, साहब मौजूद पर गुफ्तगू कर रहे थे। एक ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक जी, सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुशामदीद, और आज का जो टॉपिक है अभी का वो आपके लिए है, सबके लिए, मेरे लिए भी है, मतलब मेरे लिए भी है और आप सबके लिए भी है। और सर्दियों में तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो जाता है। बहुत सारे लोग ये शिकायत कर रहे होते हैं कि गर्मियों में तो उनका वजन नॉर्मल रहता है लेकिन सर्दियों में उनका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, खाना ज्यादा शुरू कर देते हैं सर्दियों में, इसलिए और ऐसे पानी भी नहीं पी रहे होते। जैसे बाज़ों का डिहाइड्रेशन से भी ऐसा होता है कि आपका वेट गेन होना शुरू होता है। मैं नहीं हतमी फैसला करूँगी, वो फैसला कोई और करेगा, हो सकता है मैं गलत कह रही हूँ क्योंकि हम ज़्यादातर हम घरेलू टोटकों पे चलने वाले लोग। ऐसा नहीं करना आपने बिल्कुल। तो आज हम फिटनेस पे बात करेंगे, अगर आपका इससे जुड़ा कोई सवाल आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। वी हैव फिटनेस एक्सपर्ट अली सलमान रबी, रिसेंटली अमेरिका में 2 कंपटीशन विन करके आए हैं। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं? वालेकुम, बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले इस कंपटीशन पे जरूर कमेंट कीजिएगा, कौन कौन से कंपटीशन थे जो आपने जीते? बेसिकली एनपीसी है, नेशनल फिजिक कमेटी, जो
अमेरिका में बॉडी बिल्डिंग की सोल जो बॉडी है जो बॉडी कॉम्पिटिशंस कराती है, उसका एमेच्योर लेवल पे कंपटीशन था, उसमें नोविस बॉडी बिल्डिंग ओवरऑल चैंपियन था मैं माशाल्लाह माय क्लास और इन बॉडी बिल्डिंग। और इसके बाद दूसरा जो मेरा शो था उसमें मास्टर्स क्लास जो एज वाइज होती है 35 प्लस में मेरा गोल्ड मेडल था। ओके, और इसमें कितने मुल्कों से कितने ये ओपन टू ऑल द होल वर्ल्ड होता है, किसी भी मुल्क से कोई भी आ सकता है और आप जीत गए। जी जी माशाल्लाह, जबरदस्त, क्या बात है। और जाहिर है मेहनत बड़ी इसके लिए होगी। बिल्कुल, ये मेरी ऑलमोस्ट आप वैसे तो कह लें सालों की होती है, जो मेरी कॉन्सेंट्रेटेड मेहनत थी वो अराउंड 10 मंथ्स की प्रेप थी मेरी, कंटिन्यूअस थी। अच्छा, अब आते हैं अपने मौजू की तरफ जो कि है क्या वाकई ये चैलेंज होता है सर्दियों में वजन का बढ़ जाना? हतमी फैसला करें। सर्दियों में एक तो दिन छोटे हो जाते हैं, ओके, एक्टिविटी कम हो जाती है, राइट, तो दिन बड़ा हो तो एक्टिविटी लेवल ज़्यादा होता है, ठीक है। दूसरा सर्दी ज़्यादा होती है, रज़ाइयों में घुसे रहते हैं, सही है, बाहर नहीं निकलते, ठीक है, मूवमेंट कम हो जाती है, आपकी ओवरऑल जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाता है। फिर बॉडी हीट को सर्दी को कंट्रोल करने के लिए हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, तो कैलोरी ज़्यादा खाती है, भूख ज़्यादा लगाती है, मीठा खाने को बहुत मीठा खाने का हलवे और नट्स रेडिली अवेलेबल होते हैं सर्दियों में, मजा आता है नट्स खाने का। तो नट्स बहुत कैलोरी डेंस होते हैं, वो आपने इतने अगर नट खा लिए तो पूरे दिन की आपने कैलोरीज खा ली, स्पेशली फॉर लेडीज, तो आपकी पूरे दिन की कैलोरीज पूरी होगी, उसके ऊपर जो खाना खाएंगे फिर वो एज फैट स्टोर होता जाएगा। ओके, लेकिन वो जो प्यास नहीं लगती उसका भी इम्पैक्ट होता है इस पे? नॉट रियली, लेकिन पानी फिर भी पीना चाहिए। देखें, इंसान प्यास ना लगना एक नॉर्मल मैकेनिज्म है कि आपकी बॉडी को जब पानी की जरूरत पड़ेगी तो प्यास लगेगी, वो खुद ही बताएगी मुझे। पसीना आपको नहीं, गर्मी में पसीना अगर आपको प्यास नहीं लग रही मींस बॉडी इज सफिशिएंटली हाइड्रेटेड, प्यास लगेगी, ज़बान खुश्क होगी, स्किन आपकी झुर्रियां पड़ेंगी, तो फिर आपको पता चलेगा डिहाइड्रेशन है, तो मैंने पीना है, बॉडी खुद ही बता देती है। अगर नहीं लग रही तो मींस यू आर फाइन। तो पानी का वो नहीं। अच्छा, वैसे मैं तो ये सोच रही थी कि आप पानी ज्यादा पीते नहीं है, तो फिर वो जो गर्मियों में हम कह रहे होते हैं जी पानी बहुत पिया हुआ है, वाटर वेट है, और हम जो है वाटर वेट तो टेम्परेरी शिफ्ट है, 1-2 किलो, आज आपका 1 किलो कम होगा, कल एक ज्यादा होगा, वाटर शिफ्ट वो होता रहता है, उससे कोई फैट का कोई लेना देना। वो जो लोग कहते हैं मुझे पानी भी लगता है, मैं पानी पीता हूँ या पीती हूँ और मेरा वजन बढ़ जाता है, उनको छुप के आप देखें खाते क्या है वो यहाँ पे बैठी है, इनसे पूछे छुप के खाते क्या है? असल बात वैसे ये है। आप छुप के खाती हैं? मैं छुप के बहुत कुछ खाती हूँ। नहीं, वैसे जनरली हम खाने पीने में क्या बद एहतियाती कर रहे होते हैं? मैं नाश्ता कोई नहीं किया यार, मैं तो नाश्ता नहीं करता, बस उठा सुबह तो चाय के साथ 2 बिस्कुट खा लिए। गलती, ये सबसे पहले गलती। अब वो बिस्किट कौन से हैं वी डोंट नो, हो सकता है वो प्रिंस के क्रीम वाले बिस्किट हो, और चाय में चीनी आप डालते हैं, दूध है, सो उन्होंने अपनी कैलोरीज तो पूरी कर ली बल्कि ओवर खा ली, दूध पत्ती मलाई भी डालेंगे, ठीक है। सो खा वो रहे होते हैं, लेकिन वो फूड इतना डेंस होता है कि उसकी क्वांटिटी छोटी लगती है, बट इन रियलिटी उसकी कैलोरीज बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, अब लोगों से अगर बात की जाए तो कहते हैं कि हमने तो इतना थोड़ा सा खाया था पूरा दिन, बस मैंने तो यही खाया और मैंने खाया नहीं। तो असल में वो अपने साथ जुल्म करें कि आप कुछ अच्छा खा लें, बेशक ज्यादा क्वांटिटी में खा लें, लेकिन उसकी कैलोरीज जो है वो कम होना अगर आप पीनट बटर खाते हैं, वो आप हथेली पे इतना सा रखेंगे ना, उसमें 200 कैलोरीज है। अगर आप 200 कैलोरीज की ब्रोकली खाते हैं, आप पूरा बोल खा सकते हैं। ओके, तो कहने को इस बंदे ने थोड़ा खाया, उसने ज्यादा खाया, बट एसेंशियली उस दोनों की कैलोरी सेम थी। ओके, और उसका पेट भर गया, उसका पेट भी भर गया, ये बेचारा फिर भूखा 10 मिनट। अच्छा, और अली डाइट, स्लीप एंड एक्सरसाइज, इसका क्या पोर्शन रखना चाहिए फॉर गुड हेल्थ? देखिए, स्लीप एटलीस्ट 6 to 8 hours, नॉट लेस देन 6। आपकी बॉडी और ब्रेन के लिए हेल्दी नहीं है लेस देन 6। 8 इज गुड, ऑप्टिमम है, 9 इज आल्सो फाइन, नॉट मोर देन 9 इज वेल, वो भी बुरा नहीं, ठीक है। ओके, उसके बाद एक्सरसाइज आपकी दिन में जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन बोलती है, वो कहती है हफ्ते में 150 मिनट्स आपकी माइल्ड एक्सरसाइज होनी चाहिए, सही, या 75 आपकी थोड़ी सी मॉडरेट होनी चाहिए, ठीक है। और जो जिम वाले हजरात हैं उनके लिए दिन के 40 to 45 मिनट्स जिम के लिए। एंड डाइट तो सबसे इंपॉर्टेंट है, डाइट सबसे इंपॉर्टेंट, डाइट सबसे इंपॉर्टेंट, 70-80% जो है आपकी फिजिक क्या है वो डाइट गवर्न करती है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा होता है कि जो लोग कम सोते हैं, जिनकी नींद पूरी नहीं होती, वो भी जल्दी वेट गेन करते हैं, इसमें कितनी हकीकत जब है? आप नींद नहीं पूरी कर रहे हो तो आपकी बॉडी स्ट्रेस में जाती है, ठीक है, स्ट्रेस में जाती है तो एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल जो है वो जो बेसिकली स्टीरॉइड्स कहते हैं, स्टीरॉइड्स लिया वेट गेन हो गया, वो उसी पाथवे के थ्रू आपका वेट गेन करा देती है कॉर्टिसोल हार्मोन जो है। वैसे वेट मैनेजमेंट के लिए आप सजेस्ट क्या करते हैं? किसी को भी हेल्दी वेट के लिए सजेशंस क्या होती हैं? देखिए, सबसे जो आसान जो मैं कहता हूँ, जो हमारे पास अक्सर क्लाइंट्स आते हैं वो सब पूछते हैं जी हम क्या करें, हमसे डाइट नहीं होती। सबसे जो ईजीएस्ट डाइट टू फॉलो है, जो आप खा रहे हैं वही खाते रहें, आप उसका 1/4 पोर्शन निकाल दें। ओके, जो कि इजी है, इट्स वेरी इजी। आपने वही सालन रोटी खानी है, पूरी रोटी की जगह आपने एक पोर्शन उसका पोर्शन कंट्रोल, बेसिकली पोर्शन कंट्रोल। एक अगर रोटी खा रहे हैं तो आप 3/4 पे आ जाएं, आप 3/4 पे आ जाएं, चावल की पूरी प्लेट की जगह 3/4 चावल की प्लेट पे आ जाएं। उफ़ल्ला, जब बिरयानी हो तो फिर कैसे आ जाएं? मतलब ये क्या बात करती है आपने? थोड़ी छोड़ दें। सामने, मतलब मेरे सामने बिरयानी और मुझे कहा जा रहा है इतनी सी बिरयानी खाएं, आप इतनी सी बिरयानी का, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं कह रहे, देखिए ये कह रहे हैं अगर आप पहले इतनी खा रही थी मैडम तो अब इतनी खा लें।
इतने खाने का नहीं। कुछ और बताएं, मुश्किल है। कुछ और बिरयानी को ना छिड़ा जाए जी, बिरयानी को अलग कर दिया। इसके अलावा तो सर्जरी है ना, और कुछ नहीं कर सकते, काट के निकालना पड़ेगा। लेकिन जब भी डॉक्टर के पास जाता है कोई भी शख्स, तो उससे सबसे पहले जो चीज़ मना की जाती है किसी भी बीमारी की सूरत में, वो होता है चावल। तो क्या वेट वाले मामले में भी चावल एक अहम रोल प्ले करते हैं? That's not true. डॉक्टर्स न्यूट्रिशनिस्ट नहीं होते। Okay. उनको न्यूट्रिशन का नहीं पता होता। ठीक है। They try to help out, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन पक्का रखा हुआ कुलिया चावल बंद कर दो, चीनी तेल चावल बंद कर दो, आप ठीक हो जाएंगे। दैट्स नॉट इट। चीनी आप मॉडरेशन में सब कंज्यूम करें, तेल भी लें। मैं चावल दिन में 4-5 दफा खाता हूँ, कुछ भी नहीं होता, लेकिन आप क्वांटिटी और मॉडरेशन में ले रहे हैं। आपने मीठा खाने का दिल करा, आप दिन में 4 बार चावल खा रहे हैं, लोगों से कह रहे कम खाएं, तो थोड़े खाता हूँ ना, थोड़े करके खाते हैं। अच्छा, ये वो बड़ी बात है कि हर इंसान को अपना बेहतर पता होता है कि उसको क्या चीज सूट करती है और उसने कितना खाना है। अपनी बॉडी के साथ कनेक्ट करना, माइंड बॉडी कनेक्शन बड़ा जरूरी है। अगर इंसान को पता होता तो फिर लोग ओवरवेट ना होते। अच्छा, ओके। नहीं, वो लोग जानबूझ के भी कर रहे होते हैं, लोगों को नहीं पता, कुछ लोग ऐसे जान मतलब पता है, उनको कोई इतनी ज्यादा परवाह नहीं भी होती। उनको अंदर पता होता है वो कर क्या, अपनी गलती पता होती है, बट दे मोस्ट ऑफ देम डोंट केयर, या मोटिवेटेड नहीं है, या उनके पास कोई वजह नहीं है अपने आप को फिट रखने की। क्योंकि पाकिस्तान में देखें हमारे पास फिटनेस का रुझान ही नहीं है। अब तो वैसे बहुत बढ़ नहीं गया, आप जिस जिम जाएं आपको वो जिम भरे हुए नजर आते हैं। रिसेंटली फॉर द पास्ट 3-4 इयर्स ये एकदम ट्रेंड बढ़ा है। नेक्स्ट 5 इयर्स में ये पाकिस्तान के टॉप 25 ग्रोइंग बिजनेसेस में होगा। तो ये ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है, बाहर लोगों के इन्फ्लुएंसर्स की वजह से, कुछ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स की वजह से, फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स की वजह से लोगों में रुझान बढ़ रहा है। तो लोगों को फायदा हो रहा है, इन्फ्लुएंसर्स से भी लोगों को फायदा हो रहा है, ये सुन ले सारे, हेल्थ की तरफ आ रहे हैं। हाँ, अच्छा अली, कीटो की बात अगर की जाए, बहुत सारे लोग कीटो डाइट भी कर रहे होते हैं कि अचानक उन्होंने अपना वजन गिराना होता है और बड़े खुश होते हैं जब हमारा वजन गिर रहा है। क्या कीटो हेल्दी होती है? क्योंकि कार्ब्स शायद उसमें जीरो हो जाते हैं, मैंने कभी की नहीं। आप फैट हाई हो जाता है, 70-75% फैट हो जाता है, 5% कार्ब्स होते हैं और 20% प्रोटीन होता है। सही। कीटो भी कह लें एक टूल है गोल तक पहुंचने के लिए। इट्स नॉट द ओनली टूल एंड इट्स नॉट द हेल्दीएस्ट टूल। सबसे हेल्दी टूल तो पोर्शन कंट्रोल, सबसे हेल्दी टूल है बैलेंस डाइट लें। सही है। उसके बाद पोर्शन कंट्रोल है। उसके बाद कुछ लोग हैं जो कीटो पे ज़्यादा सस्टेन कर सकते हैं, मतलब उनके लिए आसान है कीटो को फॉलो करना। ये फिर पर्सनल प्रेफरेंस पे आ जाता है। ज़्यादातर लोगों के लिए नहीं होता, लेकिन ये भी कहा जाता है ना कि कीटो अगर आप जिन्होंने वेट लूज किया, जैसे ही कीटो छोड़ेंगे फौरन से वही वेट वो गेन करना शुरू कर देंगे। वो वही वेट नहीं होता। कीटो जब आप शुरू में करते हैं तो इनिशियल जो वेट लॉस होता है दैट्स नॉट फैट, वो पानी गिर जाता है क्योंकि कार्ब्स नहीं खा रहे तो बॉडी वाटर होल्ड नहीं करी। वो पानी, ट्रेनर्स बड़े खुश होते हैं जी 5 किलो गिरा दिया आपका पहले हफ्ते में, दैट्स नॉट योर फैट। वो हेल्दी नहीं है। वो हेल्दी हो ना हो, लेकिन वो आपका फैट गोल की तरफ नहीं लेके जाता। ओके। उसके बाद जो वेट लॉस है आपका, वो आपका है जो सही वाला है कीटो पे, क्योंकि लेकिन कह रहते हैं आप कैलोरी डेफिसिट में, आप कैलोरीज कम खा रहे हैं अपनी एक्सपेंस से। तो पर्सनल प्रेफरेंस है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कीटो इज नॉट हेल्दी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। लेकिन मैं हैरान हूँ, कॉल्स नहीं की लोगों ने, लगता सारे जिम में थे। सारे जिम में होंगे या हो सकता है तो नहीं, हमें ये भी बताया जाता है कि हम अली कॉल्स आ रही थी लेकिन हम ले नहीं बड़ा पाए। कम था। तो हमने कॉल्स ली नहीं। ऐसे ही चलें, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।